अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। So now we have our next chapter. This is called soft skills. Unit 4 is soft skills. अब soft skills, अब अगर हम आगे जाने से पहले इस वर्ड को, इस चैप्टर की नेम को जरा एनालाइज करें तो सॉफ्ट का नॉर्मल मीनिंग हमारे जहन में क्या आता है और व्हाट वी नो अबाउट सॉफ्ट, इसके कोई ऐसी चीज जो कि बहुत नरम हो, है ना। कोई चीज, कोई नरम चीज, नरम को हम सॉफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है कि स्किल्स अगर हैं तो नरम स्किल्स तो करके कुछ हमने कभी नहीं सुना। स्किल्स का मतलब होता है कोई खूबियाँ, कोई जो है वो हुनर आना, ठीक है, हुनर इज कॉल्ड स्किल। तो अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है समझ में नहीं आ रही मिस। अच्छा, हमने ये वर्ड पढ़े होंगे, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ज्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी सुने, राइट। अब सॉफ्ट कॉपी होती है एक चीज की और एक चीज की होती है हार्ड कॉपी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि जनरली जो चीजें हम अपने मोबाइल्स या लैपटॉप्स के अंदर बना लिखते हैं या सेव करते हैं, दैट आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जिसको मैं टच नहीं कर सकती, जो मेरे लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। मैं इसको देख सकती हूँ लेकिन आई कैन नॉट टच इट, सही है, वो मेरे लैपटॉप के अंदर है। और अगर मैं उसी पीडीएफ को, समझो मैंने एक पीडीएफ बनाया मेरे लैपटॉप में, अब उस पीडीएफ को मैंने प्रिंट करवा लिया, नाउ आई कैन हैव इट इन माय हैंड्स इन अ पेपर, तो वो चीज आपके पास, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर है वो सॉफ्ट कॉपी है, जो बाहर है वो जो प्रिंट होके आ गई है दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो एक यहाँ से मुझे एक क्लू मिल गया कि अच्छा, सॉफ्ट इज इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश या इन द टर्म्स ऑफ स्टडीज या कुछ,
तो हमें सॉफ्ट से मतलब समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, इजी वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, और यू कैन से दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट और डिजिटल थिंग्स, राइट। कुछ इस तरह की चीज मुझे समझ में आती है। अब अगर मैं इस पोस्टर की पर जाती हूँ तो पोस्टर पे भी मुझे देखो, ये आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो मैसेजेस का आपके पास ऑप्शन है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, जो नेटवर्किंग हम ग्रुप कॉल्स वगैरह से करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप मीटिंग्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट चीजें, ये आइडियाज हैं, ये माइंड मैपिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हाँ ये किस की चीज हो सकती है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, द चैप्टर नेम इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, अब ये चैप्टर क्या है, ये बेसिकली इट्स अबाउट अ ब्रुकलिन ब्रिज। एक ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज पता है ना क्या होता है, कि वो पुल टाइप का होता है, ठीक है, पुल जो होता है। तो ब्रुकलिन नाम है उसका ब्रिज का, ठीक है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है या उसको बनाया गया है या कुछ भी, अब उसके बारे में इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन थीम इसका क्या है, सॉफ्ट स्किल्स, और सब थीम इसका क्या है, टीम वर्क। अब इनका क्या कंपैरिजन है, हम इसको देखते हैं। अच्छा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। अच्छा, Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridge in United States. It connects the New York City, Bronx, the Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. ठीक है, ये आपके पास ब्रुकलिन ब्रिज है, ठीक है। ये जो आपके पास एक ब्रिज नजर है ना, अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रुकलिन ब्रिज, सही। तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन यूनाइटेड स्टेट्स। एक ओल्डेस्ट ब्रिज है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यानी अमेरिका में। इट कनेक्ट्स न्यूयॉर्क सिटी को कनेक्ट करता है मैनहट्टन और ब्रुकलिन से। ब्रुकलिन बेसिकली एक स्टेट का नाम भी है वहाँ पे, जैसे एक सिटी का नाम भी है ब्रुकलिन इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, बाय स्पैनिंग द ईस्ट रिवर, यानी ईस्ट वाला जो रिवर है, यानी कि ईस्ट की तरफ का जो पानी है, जो समंदर है, वो इन इस ब्रिज को कनेक्ट करवाता है। It was the longest suspension bridge in the world from its opening until 1903. ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था, सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब कि जो ऐसे हवा में हो और उसके ऊपर आप जा सको। एक तो ब्रिजेस पुल होते हैं कि वो जमीन पे बना होता है, कुछ आपके पास ऐसे हवा में लटक रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे यूजुअली ऐसे ही होते हैं। अब जब ये बना अपनी पैदाइश से, यानी जब भी ये ब्रिज बना, तब से लेके 1903 तक ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था। इसके बाद 1903 के बाद और ब्रिजेस बनना शुरू हो गए, ठीक है। और जो है वो नए तरीके के ब्रिजेस आ गए, और लंबे लंबे ब्रिजेस आ गए। एंड द फर्स्ट एवर एवर स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज, और दुनिया का सबसे पहला स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज, यानी इसमें स्टील वायर यूज हुई थी। सिंस इट्स ओपनिंग इट हैज बिकम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क स्काईलाइन। जब से ये बना है तब से ये न्यूयॉर्क का एक आइकॉनिक स्काईलाइन है, ठीक है। ये बहुत बहुत फेमस ब्रिज है, बहुत ज्यादा फेमस। इसके आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने जरूर ये ब्रिज देखा होगा। न्यूयॉर्क में एक वो है ना, एक स्टैच्यू है, ग्रीन कलर का स्टैच्यू, आई डोंट नो इट्स नेम, बट वो अक्सर इस ब्रिज के साथ शो किया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम गूगल पे इसको सर्च करके देखते हैं। अच्छा, it was designated at designated a national historic landmark in 1964. अब 1964 में इसको एक लक़ब दे दिया, यानी इस ब्रिज को उन्होंने एक नाम दे दिया, एक लक़ब दे दिया, ऑफ व्हाट, नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क, ठीक है। ये इस ब्रिज को उन्होंने एक तरह से एजाज दे दिया, ये इसका एक नाम बना दिया सर, ठीक है। It all started with a wild, crazy, strange-looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named John Rogler. अब ये जो इतना शानदार ब्रिज है, इतना नुमाया और इतना जो है वो हिस्टोरिक ब्रिज है, ये अब बनाया किसने आखिर, ये इसका आइडिया किसने दिया, या इसको शुरू किसने किया। तो कह रहे हैं कि इट ऑल स्टार्टेड, ये किससे स्टार्ट हुआ, विद अ वाइल्ड, क्रेजी, स्ट्रेंज लुकिंग, यानी कि
उस जमाने में लोगों के लिए बहुत बिल्कुल नई चीज थी, जाहिर सी बात है, ठीक है। 1903 में ये मतलब कि काफी टाइम बाद ये था कि ये काफी टाइम तक ये लॉन्ग से, यानी कि समझो कि हो सकता है 30 30 40 साल पुराना, मतलब 30 40 साल से ये ब्रिज हो। सही। अब वो 1903 से भी 30 40 साल, यानी कि 18वीं सदी के 1800 कुछ करके में बना हो गए ब्रिज, यानी कि बहुत बैकवर्ड जमाने में। तो तब तो लोगों के लिए अगर कोई ब्रिज, कुछ ऐसी बात है जब हर चीज, सब नई चीज स्टार्ट होती है, तो इट्स न्यू फॉर एवरीवन एट द स्टार्ट। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जब लोग देखते देखते उस तरह की चीज बनाते थे, फिर एक टाइम आता है कि अब वो चीज नॉर्मल हो जाती है। अब ब्रिजेस हमें पूरी दुनिया में हर जगह नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए बड़ा ये एक लैंडमार्क था, बड़ी एक अनोखी चीज थी, ठीक है। तो इट वॉज अ वाइल्ड क्रेजी स्ट्रेंज लुकिंग, यानी कि वाइल्ड था, वाइल्ड यानी जंगली इन अ सेंस। लेकिन वो एक आइडिया की बात करें कि जब उसने जैसे लोगों को बताया होगा ना कि मैं हवा में एक ब्रिज बनाऊंगा, तो लोगों ने उसको कहा होगा कि अरे तुम पागल हो गए, किस तरह की बातें कर रहे हो, ये इस तरह थोड़ी होता है, ये क्या कह रहे हो, क्रेजी, इसको पागल बोला, स्ट्रेंज लुकिंग और बहुत अजीब सा दिखने वाला। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी अ मैड ड्रीम। अच्छा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यानी कि अम, अगर बहुत आप मतलब आप उस जमाने के आप लोगों की सोच देखें कि वो कहेंगे कि भाई किसी ने बोला कि हम जो है आसमान में या हवा में एक ब्रिज बना रहे, एक रोड बनाना चाह रहे। अब अगर आप उस जमाने में होते, आपको आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी नहीं होती, आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि भाई हवा में कोई चीज कैसे हो सकती है, ठीक है, हवा में कोई रोड कैसे हो सकता है। चलो जहाज उड़ते हैं, चलो वो चीज तो मुझे समझ में आती है, लेकिन हवा में ब्रिज बनाना, हवा में रोड बनाना, ये तो बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है। ये क्या बात होगी। तो उस वक्त अगर मैं भी होती या आप में से कोई उस जमाने में होता, तो कहते कि यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये तो बिल्कुल फजूल उसने बात की है, पागलों वाली बात। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी क्या होती है, प्राइमा फेसी मीन्स की फर्स्ट इंप्रेशन पढ़ना, यानी कि जो आप किसी चीज को देखिए एकदम से जो आपके मुंह से निकलता है ना, ये एकदम से जो आप उस चीज के बारे में सोचते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेस, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी अ मैड ड्रीम, कि अगर मैं स्ट्रिक्टली इस बारे में बात करूं तो इट वाज अ मैड ड्रीम, यानी कि बेवकूफाना पागलों वाला ड्रीम था ऑफ अ क्रिएटिव इंजीनियर, जो कि एक आपका बेवकूफाना तो नहीं लेकिन पागलों वाला एक आइडिया था, ठीक है, ऑफ अ क्रिएटिव इंजीनियर नेम जॉन रोबले। और किसका, एक क्रिएटिव इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन रोबले। सही। अच्छा, अब इसको ना मैड ड्रीम को इस सेंस में भी हम ले सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि अरे यार बहुत बड़ा उसने जो है ना जबरदस्त किस्म का, बड़ा अजीब तरीके का या बड़ा जो है तबाही किस्म का उसने काम कर दिया। तो वो एक तरह से तबाही वाला समझ में आ रहा है कि मतलब इट इज इन अ गुड सेंस इज वेल बट बैड सेंस इज वेल, ठीक है। अच्छा, who was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. ठीक है, मतलब उसका ये ड्रीम था, ये उसने ये बोला था कि मैं जो हूँ वो न्यूयॉर्क से लेके ब्रिज को, न्यूयॉर्क को कनेक्ट करूंगा लॉन्ग आइलैंड के साथ और इतना बड़ा लंबा मैं ब्रिज बनाऊंगा। बट ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट, तो ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट जो थे, जो इस सब पे काम करते थे, जो छोटे ब्रिज समझो बनाते हैं कुछ इस तरह, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड थॉट दैट दिस वाज एन इम्पॉसिबल आइडिया। तो उन्होंने, अच्छा अब इसका ब्रिज का क्या होता कि इसका एक तो ब्रिज हवा में था तो सही, अच्छा और भी ऐसे ब्रिजेस थे लेकिन वो छोटे छोटे से थे। अब इसका ब्रिज बहुत ज्यादा लंबा है। हमने कोई, चलो हमें लगता होगा कि ब्रिज बड़ा लंबा है अगर हम कोई देखते हैं अपने जमाने में अपने सामने, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रिज है कि ये सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। सही है। नॉर्मल ब्रिजेस क्या होते हैं, एक स्टेट से एक एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक जा रहा है। सही है। फॉर एग्जाम्पल कि कुरंगी से जो है वो हाईवे तक का एक ब्रिज बन गया, विद इन एक सिटी, एक जगह से जगह तक का बन गया। ये जो ब्रिज वो बनाना चाह रहा था, ये 3 सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, 3 शहरों को। तो यानी कि ये बहुत लॉन्गेस्ट था और इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स एन इम्पॉसिबल फीट एंड टोल्ड हिम टू फॉरगेट द आइडिया। उसको बोला कि भाई आप ये आइडिया जहन से निकाल दो, इसको भूल जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, इट जस्ट कुड नॉट बी डन, कि ये हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा बोला था कि हो ही नहीं सकता, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, ये लाइक पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, ठीक है।
इट हैड नेवर बीन डन बिफोर, और ना कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता. लाइक दे completely said that. In a sense, John Roebling heard all those age-old criticism that many of us frequently encounter in our life or career when we try to accomplish something different that appears to be challenging to others. अब ये बड़ी मजे की बात है. ये क्या कह रहे हैं कि जॉन रेबलिंग जो है उसने सारी जो बातें, जैसे इसमें कह रहे हैं कि he encountered that the criticisms he encountered are that many of us frequently encounter in our life. यानी कि इनकाउंटर का मतलब करना, मतलब होता है फेस करना, सामना करना किसी चीज का. ठीक है. अच्छा, अब इसका क्या कह रहे हैं कि जब हम भी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि यार हमने जो है वो ज्वेलरी बना के बेचनी है, या हमने ये काम स्टार्ट करना है, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे रेसिंग करनी है, ये वो. तो आपके जो सामने में लोग होते हैं एक आध सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं अरे तुमसे तो होगा नहीं, अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, अरे तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते. और इसी तरीके के लोग उनकी बातें इग्नोर कर करके वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. ये दुनिया में कोई भी इंसान हो वो एक क्रिटिसिज्म जरूर का जरूर फेस करता ही है. ठीक है. सो इसी तरीके से जॉन रॉबलिंग ने भी क्रिटिसिज्म फेस किया, उसने भी सारी बात सुनी. क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसाइज करना, यानी किसी को दुकानना, किसी को कहना कि भाई तुम ये नहीं कर सकते. सही. अच्छा. और कब ऐसा होता है कि व्हेन वी ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग डिफरेंट दैट अपीयर्स टू बी चैलेंजिंग टू अदर, और ज्यादातर तब कि जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि दूसरों के लिए मुश्किल, उनको मुश्किल लगता है कि भाई ये तो हमसे हो गया नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, और आप कहते हो कि मैं ही काम करूंगा, तो उनको लगता है अरे नहीं नहीं तुम भी नहीं कर सकते, छोड़ो, और क्या करोगे, और ये वो उस तरह डिग्रेड करना. ठीक है. बट लेकिन रोबलिंग ने क्या किया, रोबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन हिज माइंड. लेकिन जो उसने इस विजन बनाया था, इस ब्रिज का जो दिमाग में जो पिक्चर थी, वो इस चीज को क्या हुआ, वो इस चीज को अपने दिमाग से ना निकाल सका. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. वो हर दफा हर मर्तबा इसी के बारे में सोचता था, हर टाइम इसके बारे में सोचता था, और इसके दिल में, दिन की गहराइयों में उसको ये चीज पता थी. डीप इन हिज हार्ट, यानी इसके दिन की गहराइयों में उसको पता थी कि ये चीज हो सकती है. वैसी बात है, वो भी एक जो है ना वो इंजीनियर था, तो कुछ ना कुछ सोच के ऐसे बात की थी, हवा में तो नहीं ऐसी बात की. He just had to share the dream with someone else. तो अब उसको वो ड्रीम किसी और के साथ जो वो करना था, किसी और के साथ शेयर करना था जो उसकी बात को समझ सके. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington, an upcoming engineer, that the bridge in fact could be built. अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिस्कशन और परसुएड करना, यानी किसी को मनाना, किसी को अपनी अच्छा, एक होता है मनाना, ये इस सेंस में नहीं कि कोई नाराज है तो आप उसको मना रहे हो. मनाना कि यानी जो आपकी बात है, आप उस बात पे उसको अपनी वो बात उससे मनवाना कि हाँ जो मैंने बात की है वैसा हो सकता है. ठीक है. उसके दिमाग में इस तरीके से उस बात को डालना, उसको वो चीज शो करना जो आपको नजर आई, ताकि उसको भी हो कि हाँ ये चीज तो वाकई पॉसिबल है. ठीक है. तो इतने सब के बाद ही मैनेज टू कन्विंस, तो उसने ही मैनेज टू कन्विंस, यानी वो आखिरकार उसने मैनेज कर लिया कि वो अपने बेटे को कन्विंस कर सके, जिसका नाम क्या था, वॉशिंगटन. एंड अपकमिंग, जो कि कौन था, एक अपकमिंग इंजीनियर, यानी कि समझो फिर अभी पढ़ रहा था और वो नया नया इंजीनियर बनने वाला था. ठीक है. दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ट, कि जो ब्रिज है वो वाकई में बन सकता है. सही. अच्छा, फिर क्या हुआ. Working together for the first time, this homely team of father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration, the headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream build. ठीक है. अब क्या हुआ कि पहली दफा दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और होमली टीम की, यानी कि घर से बनी हुई टीम की, बाप और बेटे की, और इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, और हम किस किस तरीके से कौन कौन सी हमारे रुकावटें आएंगी, क्या मसले आएंगे, उनको हमने कैसे ओवरकम करना है. मतलब सारी एक तरह से उन्होंने प्लानिंग के लिए. विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पिरेशन एंड द हेलीनेस ऑफ अ वाइल्ड चैलेंज बिफोर देयर. अच्छा, अब एक बहुत उनकी एक्साइटमेंट थी, कुछ मतलब उनकी एक एक्साइटमेंट थी ना कि यार मैं एक काम कर लूँ. जब आपको कुछ करना होता है आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार मैं जल्दी से चीज़ कर लूँ.
और उनको जो इंस्पिरेशन थी और इस सब की वजह से उन्होंने जो है ना क्रू हायर किया। क्रू का मतलब होता है कि लोग हायर किए थे जो उनके उनके साथ मिलके काम करेंगे। एंड बिगैन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज, और उन्होंने क्या किया, अपना ड्रीम ब्रिज बनाना शुरू किया। अच्छा, स्टार्ट में अभी सबके जहन में हो सकता है ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने किस अभी चेक की थी स्टार्ट में ये बात की कि सॉफ्ट स्किल्स की जो हम बात कर रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स तो हमें ऐसा कुछ लग रहा था कि ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है या कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर के अंदर कोई काम हो रहा होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई डिवाइस होगी, कुछ इस तरह करके होगा, ठीक है। बट नाउ वी, अब जब तक हम यहाँ तक आ गए हैं वो चीज़ भी आगे आएगी ऑब्वियसली। जब वो इंजीनियर जब कोई चीज़ बनाता है, जब वो डायग्राम्स बनाता है, जब वो कुछ करता है तो उसको हर चीज़ जो है ना वो एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिज़ाइन करनी हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो डिफरेंट है। बट अब हम यहाँ तक जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो यहाँ तक हमें अभी जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में थे तो हम इस तरह से देखे थे कि लाइक हमें अभी तक हमने इस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे ही था। जब हमने चैप्टर को हाथ लगाया, हमने चैप्टर की हेडिंग स्टार्ट की, हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो हमें एक चीज समझ में आई। फिर जब हम उसको पढ़ना स्टार्ट किया, हमने यहाँ तक पहुंचे तो अब मुझे ऐसा पता चल रहा है कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड तो कोई ज्यादा बात नहीं है, इसमें बात कुछ और फ्रॉम हियर नाउ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन बिगैन ऑन जनवरी 3rd 1870। जनवरी 3rd पे इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ऑफ द ब्रिज एंड इट वाज ईयर 1870। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा सा चला, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि बाकी ब्रिज जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। बट व्हेन इट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स अंडरवे, अ ट्रैजिक एंड एक्सीडेंट ऑन द साइड अपेयर्ड टू हैव शैटर्ड द ड्रीम। लेकिन कुछ ही महीने हुए थे इस चीज को और कुछ ही महीने रहते थे इसकी ये तैयार होने पे कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। ट्रेजिक कहते हैं बहुत कोई दर्द भरा या बहुत कोई अफसरदा या क्या कह सकते हैं तकलीफ वाला एक हादसा हुआ ऑन द साइट। साइट SIT की साइट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई काम हो रहा हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है या किसी भी तरह का काम हो रहा है, वो साइट होती है। appeared to have shattered the dream, और वो ऐसा एक्सीडेंट आया कि उसने उनका ख्वाब जो है वो क्या कर दिया, शैटर कर दिया, तहस नहस कर दिया। जॉन रूबलिंग्स, हुआ क्या था, जॉन रूबलिंग्स पुट स्लिट इनटू द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स फ्रॉम द शेक ऑफ एन इनकमिंग फेरी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जॉन रूबलिंग का जो पैर है वो स्लिप हुआ इनटू द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स। अच्छा, पाइलॉन्स क्या होते हैं, इजी वर्ड्स में अगर कहूँ तो जो बिजली के बड़े बड़े खंभे नहीं होते, जो हमें अक्सर हम कहीं रोड्स पर जा रहे होते तो हमें बड़े बड़े टावर नजर आते हैं, वो आईफिल टावर की तरह टावर्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये उस तरह का टावर है, ठीक है, उस तरह के टावर्स को आप क्या कहते हो, पाइलॉन्स कहते हो। द ग्रुप ऑफ पाइलॉन्स फ्रॉम द शेप ऑफ इनकमिंग फेरी, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एन इनकमिंग फेरी, अच्छा, फ्रॉम द शेक ऑफ एन इनकमिंग फेरी। शेक का मतलब कि वाइब्रेशन हो रही थी, इनकमिंग फेरी। अच्छा, फेरी क्या होती है, अब वो ब्रिज कहाँ बना रहे थे वो लोग, वो ब्रिज बना रहे थे उसके ऊपर, समंदर के ऊपर। तो समंदर के अंदर तो ज्यादातर हमारे पास क्या चल रही होती है, शिप्स वगैरह चल रही होती हैं, शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बहरी जहाज होते हैं। तो उनकी मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन कॉज हो रही थी आपकी समंदर में, जिसकी वजह से वो पूरे जो ब्रिज है उसके ऊपर भी वाइब्रेशन हो रही थी, और जिसकी वजह से रोबलिंग का जो पैर है वो स्लिप हुआ, वाइब्रेशन की वजह से उसका पैर स्लिप हुआ, और वो फाइलॉन्स भी, यानी कि वो जो बिजली का खंभा होता है उसमें जाके गिर गया, और इतनी बुरी तरीके से गिरा कि उसके जो पैर है, पैर की उंगलियां हैं वो बिल्कुल क्रश होने का मतलब बिल्कुल चूर चूर हो रहा है, कॉजिंग दोज टोज टू बी एम्पुटेटेड। और इतना वो हो गया कि उनकी उसके वो जो पैर की जो उंगलियां थी, जो पैर की उंगलियां होती है उनको टोज कैसे है, राइट, तो कॉजिंग द टोज टू बी एम्पुटेटेड, तो उनकी वो जो टोज थे वो क्या हो गए थे, एम्प्यूटेट हो गए थे। एम्प्यूटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ अ बॉडी पार्ट, ठीक है, अगर किसी का बॉडी पार्ट कट जाता है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटेड। जैसे कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनको उनके पैर में कोई बहुत गंदी तरीके की बीमारी होती है तो उनको पैर काटना पड़ता है, आधा पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है। तो कटिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटेड,
ठीक है। तो यानी उसके वो इतने ज्यादा उसके जो टोस से पैरों की उंगलियां क्रश हो गई थी कि उसको वो काटना पड़ा, ठीक है। लीविंग हिम incapacitated, he later died of an infection related to his injury and leaving his son वॉशिंगटन रॉबली इन द चार्ज ऑफ द ब्रिज। बाद में फिर क्या हुआ, अच्छा इनकैपेसिटेटेड का मतलब है कि मतलब वो बिल्कुल हमें तो लगता है कि उंगलियां ही कट गई कि पैर तो थे उसके पास, लेकिन वी डोंट नो कि ये जो उंगलियां होती हैं इससे हमारे हम इन्हीं की वजह से हम चल पाते हैं। दिस इज अ स्कूल। अगर ये कट जाती है तो यू कैन नॉट वॉक, भले आप इतनी बड़ी बड़ी टांगे, यू कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर वो कुछ काम कर ही नहीं सका और फिर कुछ टाइम बाद वो मर गया। एक इन्फेक्शन हुआ उसको, उसी वो बीमारी की वजह से इसको एक इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मर गया। एंड उसने अपने पीछे अपने बेटे को जो है ना उस ब्रिज का इंचार्ज बना दिया, यानी कि उस ब्रिज की सुपरविजन अब उसने अपने बेटे के हाथ में कर दी कि वो ब्रिज बनाएगा, अपने बाप का ख्वाब जो है वो पूरा करेगा। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर द यंगर रोबलिक। अब जो असली जो कंस्ट्रक्शन की, अभी तो ऊपी के मैंने कहा ना अभी कुछ ही टाइम हुआ था ब्रिज स्टार्ट हुए, तो फिर इसके ये हादसा हो गया। तो जो असली जो ब्रिज पूरा जो बनना था, जो बिल्कुल उसकी जो असली वाली जो इसकी वो होनी थी कंस्ट्रक्शन थी, वो वो किसने करी पे, वो उसके बेटे ने की, यानी यंगर रोबलिंग का मतलब उसकी वॉशिंगटन, यंगर का मतलब छोटा रोबलिंग। अब रोबलिंग दो थे ना, एक उसका बाप और एक बेटा था, तो जाहिर सी बात है बाप तो मर गया तो छोटा कौन है, बेटा। तो यानी कि इसके बेटे ने असली कंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टार्ट हुई। Not long after taking the charge of the bridge, Washington Roebling suffered a paralyzing injury as well. अब ब्रिज पे चार्ज तो उसने नहीं लिया, लेकिन उसके भी बहुत कम मतलब नॉट लॉन्ग आफ्टर, यानी कि ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि ब्रिज से चार्ज लेने के बाद वॉशिंगटन रॉबलिंग भी पैरालाइज हो गया, मतलब उसको एक पैरालाइजिंग इंजरी हो गई, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस, कि उसको अपने बाप की मौत का और फिर सारी जिम्मेदारी अपनी उठाने का इतना ज्यादा डिप्रेशन और इतना ज्यादा वो जो है ना वो एक उसको डिकम्प्रेशन हो गई, सिकनेस उसकी इतनी कंडीशन उसकी हो गई कि वो पैरालाइज हो गया। दिस कंडीशन प्लेड मेनी ऑफ द अंडर वाटर वर्कर्स, जिसकी वजह से ये कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन ऐसी थी कि इसने बहुत सारे जो अंडर वाटर वर्कर्स थे, यानी और जितने लोग थे उनको भी जो है ना, ये एक तरह से समझो कि ये ऐसी बीमारी थी कि उनको ये फैल गई एक तरह से। प्लेग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि दूसरों दूसरों को भी फैल जाए, सही। तो ये उनको भी उन्होंने इफेक्ट किया, वो अंडर वाटर जो वर्कर्स थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा वो भी इफेक्ट हुए इस चीज से इन डिफरेंट capacities, as the condition was relatively unknown at that time and in fact was called Caesarean disease by the project physician Dr. Andrew Sweat। अच्छा, अब ये बीमारी जो थी वो असल में किस तरह की बीमारी थी, ये बीमारी जो है ना वो एक किसी एक ये कैन से कि जैसे आपके पास वो होता है ना कोरोना था। अब कोरोना जब आया था तो सब एक करके बीमार थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो ये भी इसी तरह की डिजीज थी कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या है, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा लोग उससे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इससे जो है ना वो इफेक्ट होने लगे, वो बीमार होने लगे। और जैसी उनकी कंडीशन जो है वो अब ये की कंडीशन को पहले पता नहीं था कि क्या थी, लेकिन बाद में एक डॉक्टर था, डॉक्टर एंडी स्मिथ, उसने बताया, उसने इस कंडीशन को नाम दिया सेजल डिजीज, ये काइसन डिजीज, ठीक है, बाय द प्रोजेक्ट फिजिशियन जो कौन था, डॉक्टर एंड्रू स्मिथ। सो वॉशिंगटन वाज लेफ्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज व्हिच रिजल्टेड इन हिम नॉट बीइंग एबल टू वॉक और टॉक और इवन मूव। तो इतना ज्यादा खराब हो गया था वो कि उसकी दिमाग जो है ना वो डैमेज हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ना फिर वो बात कर सकता था, ना वो चल सकता था, ना वो जो है वो हिल भी नहीं सकता था। पैरालाइज तो बहुत पैरालाइज बंदा, इफ यू गाइज नो, तो पैरालिसिस का मतलब होता है कि आप बिल्कुल स्टैच्यू हो जाते हो, लाइक यू कैन नॉट मूव, आपको सारा कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, बट आप ना बोल सकते हो, ना आपकी मतलब कोई भी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। बहुत चलो जबान की मूवमेंट भी है ना वो भी नहीं होती, इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। तो ये हो गया, यानी अब हम कहें कि इतनी ज्यादा सारा कुछ हुआ और जो है वो इतना इन्होंने ख्वाब लेके चले, इतना इन्होंने कोई मेहनत की, और फिर बेटा, पहले बाप के साथ एक्सीडेंट हुआ, फिर बेटे को ये बीमारी लग गई। फिर क्या हुआ, जब इस तरह से होता है कि कोई लोग जो बड़े इम्पॉसिबल काम करने जा रहे होते हैं और इसके साथ कुछ हो जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो वो जो लोग उनको जो मना कर रहे होते पहले कह रहे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ख्वाब देख रहे हो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जॉन नोबलिंग को बहुत लोगों ने कहा कि, जैसे हमने क्रिटिक्स की बात की थी ना, फिर क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ख्वाब देख रहा है ये वो।
तो उनको फिर मौका मिल जाता है कि भाई हमने तो इनको मना किया था, ये लोग तो फिर भी लगे रहे, ये तो मना ही नहीं हुआ, इनको तो हमने मना किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अब देखो क्या हो गया। सो दैट्स इट, द क्रिटिक्स वर ओनली वेटिंग फॉर सच थिंग टू हैपन। अब ये जो राइटर है वो उस तरह से कह रहा है, मतलब एक तरह से गुस्से में कह रहा है कि जो क्रिटिक्स क्रिटिक्स कहते हैं, जो तंज तंज करने वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ इसलिए इंतजार करते कि बस इस तरह की कोई चीज हो और वो फौरन से शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? वी टोल्ड देम सो, हमने इनको कहा था। क्रेजी मैन एंड दे क्रेजी डेज, पागल आदमी और पागल उनके जो है वो ख्वाब थे, फजूल ख्वाब थे। इट्स फूलिश टू चेज वाइल्ड विजन्स, ये बेवकूफ हरकत है कि बेवकूफाना हरकत है कि इतने बड़े बड़े कोई ख्वाब देखे जाए फजूल के, कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कि वो जो तंज मारने वाले लोग होते हैं उनका काम हमें पता है कि क्या काम होता है, तो ये वो अपने काम शुरू करने लगे। Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built. In spite of his handicapped situation, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. He tried to inspire and pass on enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अच्छा, ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स और वो थे, और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये वाला ब्रिज तो बिल्कुल अब खत्म कर दो, ये तो सिर्फ रोबलिंग और उसके बेटे को पता था कि किस तरह बनना है, अब ये तो हम में से ये तो और कोई बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनके फजूल सा आइडिया था दिमाग में, तो होता हो ही नहीं सकता इस तरह। लेकिन इन सब के बावजूद और इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद जो वॉशिंगटन था उसका कभी भी ये ख्वाब जो है वो क्या कहते हैं कि धुंधला नहीं हुआ। उसने इस ख्वाब को उसका कभी डिस्करेज नहीं हुआ इस चीज से। ठीक है, मतलब कि यार सही कह रहे हैं लोग, हमें नहीं करना चाहिए था और ये वो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उल्टा और ज्यादा उसने मोटिवेट किया। उसके ही स्टिल हैड अ बर्निंग डिजायर यानी कि उसके अंदर एक आग लगी हुई थी कि मैंने इस ब्रिज को कंप्लीट करना ही करना है। और उसका दिमाग भी होता है, तो कुछ जैसे उसकी हेल्थ की बीमारी वो होने लगी, जैसे कुछ बोलने के काबिल हुआ या कुछ इशारे से समझाना है किसी भी तरीके से, तो उसने अपने दोस्तों को जो है वो कोशिश की कि उनको मनाया, उनको मोटिवेट करे कि ये काम मेरे साथ करो। लेकिन वो जो है वो खुद बहुत ज्यादा वो हुए थे कि यार ये तो उसमें से लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, हम पीछे हट जाते हैं, हम नहीं कर सकते। Mr. Washington was on his bed in hospital room with the sunlight streaming through his window. A gentle breeze flew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the tree outside for just a moment. अच्छा, अब वॉशिंगटन जो है वो हॉस्पिटल में, बिकॉज ही वॉज पैरालाइज, ही वॉज नॉट गुड, तो वो हॉस्पिटल के बेड में, हॉस्पिटल रूम में जो है वो बेड पे लेटा हुआ था। तो एकदम से जो है ना वो उसने खिड़की की तरफ देखा, तो वहां से जो है ना सूरज की रोशनी आ रही थी और हल्की सी ठंडी ठंडी हवा, ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को, तो जेंटल यानी एक हल्की सी ठंडी हवा जो है वो जो पर्दे, सफेद पर्दे हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, तो वो सफेद पर्दों का से लहराते हुए अंदर आई। और जो इसने जो है ना वो आसमान को एक झलक बस आसमान को देखा। तो और जो बाहर जो दरख्त वगैरह लगे थे उनको उसने एक नजर से उठा के देखा। इट सीन दैट देयर वाज अ मैसेज फॉर हिम टू नॉट गिव इट। तो उसको ऐसा लगा, उसको इस मूवमेंट से ऐसा लगा कि शायद मुझे जो है ना वो एक कोई साइन मिल रहा है, खुदा या मेरे फादर कोई साइन दे रहे हैं कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे इस ख्वाब को रद्द नहीं करना चाहिए। सडनली एन आइडिया हिट हिम, तो फौरन से एक आइडिया आया उसके जहन में। ऑल ही कुड डू वाज मूव वन फिंगर एंड ही डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अब वो क्या कर सकता था? सिर्फ एक उंगली हिला सकता था, ओनली अ फिंगर, एक फिंगर से कुछ हिला सकता था। इतना ज्यादा पैरालाइज था कि पूरी बॉडी उसकी कुछ नहीं हिल सकती थी, सिर्फ एक उंगली। और उसने कहा कि इस एक जो मेरी उंगली हिल रही है ये कोई इशारा है और मैं इसको जो है ना वो अच्छे से यूज करूंगा, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। It was just similar to visualizing a silver line in a mist of a dark cloud. अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे, अच्छा अब व्हाट इज अ सिल्वर लाइन या सिल्वर लाइनिंग? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। इसको इस तरह से समझो कि जैसे ऐसा होता है ना, आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूँ तो उम्मीद की किरण। जैसे आप किसी बहुत मुसीबत में फंसे हुए होते हो या बड़ा कोई मसला होता है, कोई बहुत मुसीबत होती है, तो कोई एक छोटी सी होप आपको मिलती है ना कि यार इससे थोड़ी मेरी मसला मेरा हल हो सकता है, तो वो आपको उससे थोड़ा सा जो एक सुकून मिलता है उसको आप कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। उम्मीद की जो किरण होती है ना, दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है,
तो उसको भी ये जो उसकी उंगली जो उठी और जिस तरह उसने डिसाइड किया, तो ये सब उसको भी एक सिल्वर लाइनिंग की तरह लगी थी ना, एक उंगली की किरण लग रही थी कि शायद मैं इससे कुछ कर सकूं। इन द मिड्स ऑफ द डार्क क्लाउड्स यानी ये किस तरह का एक वो दिया हुआ है, इमेजिनरी सेंटेंस है कि जो काले बादल छाए हुए, इसके अंदर एक उम्मीद की किरण उसको मिल गई है जो उसने इसको अभी यूज करना है। And imagine whom he thought of as a possible helping hand. She was none other than his better half, Emily Warren Robley, who was determined to stand by her husband in all circumstances. अच्छा, और उसने किसकी हेल्प लेना चाहिए और किसको पॉसिबल हु ही थॉट ऑफ पॉसिबल हेल्पिंग हैंड, किसका उसने सोचा कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, वो उसकी अपनी बीवी थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, एमिली वॉरेन रॉबले, who was determined to stand by her husband in all circumstances, जो कि अपने हस्बैंड का हर हालत में जो है ना वो साथ देने को तैयार थी, ठीक है, यानी उस पैरालिसिस में भी उसके साथ हर वक्त खड़ी रहती थी, तो हर हर चीज में उसका साथ देने को तैयार थी, तो उसने उसकी हेल्प लेने की कोशिश की। Then it was this lady's devotion, unquestioned loyalty that made the entire Herculean task a more manageable. अब क्या हुआ कि इस लेडी की डिवोशन यानी इस औरत की जो डिवोशन को कहते हैं, यानी कि जिसको जो कह लो या यू कैन से कि इसकी जो हिम्मत और इसकी जो लगन थी इस टास्क के लिए जो उसके हस्बैंड ने इसको सौंपी थी, अनक्वेश्चन लॉयल्टी, यानी कि इसकी इतनी इसने लॉयल्टी, इतनी वफादार थी अपने हस्बैंड की कि कोई इससे सवाल भी नहीं, मतलब अब वो बेड पे पड़ा हुआ है, उसका शौहर जो है वो पैरालाइज है, तो शी कुड हैव मूव्ड ऑन, वो चली जाती, उसको छोड़ के चली जाती कि मैं तुम्हारी क्यों देखभाल करूं, मैं एक बीमार शख्स के साथ क्यों ना, वो जा सकती थी, बट शी डिड नॉट, वो नहीं गई, उसने उसके साथ उसका ख्याल भी रखा और उसके पाप को उसके बाप के पाप को भी आगे लेके चली, एंड मेड द एंटायर हरक्यूलिन टास्क अ मोर मैनेजेबल। हरक्यूलिन कहते हैं कि कोई बहुत ऐसी कोई चीज जो कि अनइमेजिनेबल है, जो बहुत ऐसा कुछ काम हो जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता, लेकिन उसने इस काम को मैनेजेबल बना दिया, उसने इस काम को पॉसिबल कर दिया। द ब्रुकलिन ब्रिज माइट नॉट हैव बीन बिल्ड had it not been for the assistance of Emily Warren Oakley, who provided the critical written link between her husband, Washington Roebling, the chief engineer, and engineers on site. Under her husband's guidance, Emily had studied higher mathematics, the calculations of catenary curves, the strength of materials, bridge specification, and the intricacies of the cable construction. अच्छा, अब क्या कह रही कि ये जो ब्रुकलिन ब्रिज था, ये जो ब्रिज था नाम इन्होंने ब्रुकलिन रखा था, कि ये ब्रुकलिन ब्रिज ना बनता अगर क्या होता, अगर ये एमिली वॉरेन रॉबलिंग ना होती या इसकी हेल्प ना होती, तो ये ब्रिज कभी भी ना बन पाता, जिसने एक क्रिटिकल रिटन लिंक बनाया। कैसे कि वो जो है ना उसका शौहर जो है वो उसे एक फिंगर से उसके हाथ पे या कहीं पे भी लिख के उसको दिखाता था, लिख के देता था, और वो उस सब चीजों को लिख के रिटन में लिख के और फिर जो है ना वो दूसरे जो इंजीनियर्स है उनको जाके देती थी कि रॉबलिंग ये वॉशिंगटन ने ये बोला है, वॉशिंगटन ने इस तरह का है, वॉशिंगटन ने इस तरह का है, तो वो बेड पे लेटे लेटे उसने सिर्फ एक उंगली से पूरा कंस्ट्रक्शन का तरीका बताया और इंजीनियर्स को उसकी बीवी जो है वो जाके पहुंचाती गई और उन्होंने पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया। अंडर हर हस्बैंड्स गाइडेंस एमिली हैड स्टडी हायर मैथमेटिक्स, उसके हस्बैंड की गाइडेंस के अंदर ही एमिली ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, उसको मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ ली, कैलकुलेशन भी पढ़ ली, उसने जो है वो स्ट्रेंथ पढ़ी मटीरियल्स की, ब्रिज कैसे बनते हैं और केबल्स जो लगती है, केबल्स किस तरह कंस्ट्रक्ट होती हैं, वो कैसे लगती हैं। She spent the next 11 year assisting Washington in the supervision of the bridge construction, यानी 11 साल तक वो ब्रिज बनता रहा और 11 साल तक जो है वो अपने शौहर के साथ खड़े होकर वो ब्रिज सारा बनवाती रही। By moving his finger, Washington started exchanging with his wife and slowly developed a code of communication with his wife. सिर्फ एक फिंगर से जो है वो उसने अपनी बीवी से बातें करना शुरू कर दी, यानी उसको समझाना, अपनी बात समझाना, और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने कोड वर्ड सीख लिया कि भाई ये कोड है हमारी बात करने का, अगर मैं इस तरह करूँ तो ये बात है, इस तरह करूँ तो वो बात है। जैसे कि he touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted to her to call the engineers again. जब वो क्या करता है, अगर वो उस उंगली से अपनी वाइफ के हाथ को टच करता था तो उसका मतलब ये होता था, यानी ये कोड वर्ड था उनका कि अगर मैं तुम्हारे हाथ को, मतलब वो वैसे कहते बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने एक कोड वर्ड जनरेट कर लिया कि जब वो फिंगर से अपनी बीवी के हाथ के ऊपर टैप करेगा तो उसका मतलब होगा कि उसका मतलब है कि वो इंजीनियर्स को बुलाना चाह रहा है। फिर देन ही यूज द सेम मेथड फॉर टैपिंग हर आर्म टू टेल इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और इसी तरीके से वो उसकी अपनी बीवी के हाथ पर टैप करके जो है ना वो इंजीनियर्स को समझाते थे या इंजीनियर्स को बताता था कि क्या करना है, और उसकी बीवी जो है वो उसको मतलब बताती थी कि ये कह रहे हैं, जिस तरह का एक डिकोड करना होता है, राइट।
इट सीम्ड फूलिश बट द प्रोजेक्ट वाज अंडरवे अगेन। ये बेवकूफाना लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो प्रोजेक्ट था वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। For the 13 years, Washington tapped out his instructions with his finger on his wife's hand. 13 साल तक वॉशिंगटन क्या करता रहा, यानी 13 साल तक वो सही नहीं हुआ, वो पैरालाइज ही था। 13 साल तक क्या हुआ कि उसने अपनी जो इंस्ट्रक्शन जो भी थी वो अपनी वाइफ के हाथ पे टैप करता गया, कभी लेटर्स बनाता गया, कभी क्या करता गया, until the bridge was finally complete। और 13 साल तक ये काम पूरा करते रहे और ब्रिज फाइनली कंप्लीट हो गया। The Brooklyn Bridge was opened for use on 24th May 1883। देखो 1870 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1883 में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल फुल 13 years हो गए। The name of John Roebling, Washington Roebling and Emily Warren Roebling are inscribed in the structures as its builders। अब ये जो इन लोग की जो नाम है ना, वो इन तीनों के नाम जो है वो उस ब्रिज के ऊपर लिखे हुए हैं कि ये उनके बिल्डर्स हैं, ये इन लोगों ने ब्रिज बनाया है। Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances। यानी today a spectacular Brooklyn Bridge, कि spectacular का मतलब होता है कि कोई बहुत उम्दा, जबरदस्त, बेहतरीन ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो stand in all its glory, वो आज खड़ा है और अपनी पूरी जो है वो शान शौकत के साथ वो खड़ा है as a tribute to the triumph। अच्छा, किस चीज की निशानदेही वो करता है कि ये बताता है कि एक इंसान की जो एक स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि जो ऐसी स्पिरिट की जिसको जो कोई इसको हिला ना सके, जो उसको कोई खत्म ना कर सके, ऐसी एक स्पिरिट और ऐसी डिटर्मिनेशन को जो है ना वो कोई भी नहीं हरा सकता, कोई किसी किस्म के सर्कमस्टांसेस उसको नहीं हरा सकते। यानी सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात। अब क्या हालात थे कि पहले वो जिससे खौफ था वही उसके साथ ही एक्सीडेंट हो गया, फिर बेटे के साथ क्या हरकत हुई, यानी कि कोई भी अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो क्या कहेगा, वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ दे रहा। मतलब वॉशिंगटन तो, अगर हम में से कोई वॉशिंगटन की जगह होता तो हम शायद, अगर वो उसकी जो फादर की डेथ हुई इसके बाद तो वो ब्रिज का काम ही छोड़ देते कि नहीं, इस ब्रिज ने तो मेरे पाकिस्तानी लोग कैसे होंगे या कोई बड़े अजीब से लोग क्या होते हैं कि भाई इसमें तो हमारा बाप मर गया, ये तो कोई खराब चीज है, इसमें तो हम कभी भी नहीं हम करेंगे, ये वो करेंगे। लेकिन वॉशिंगटन ने ये नहीं सोचा, वॉशिंगटन ने अपने बाप के पाप को सोचा और उसको आगे कैरी ऑन किया। ठीक है, इवन खुद वो पैरालाइज हो गया था, वो पहले तो बाप की डेथ हुई, फिर वो पैरालाइज हो गया, इतना कि सिर्फ एक उंगली हिला सकते थे और सिर्फ उस एक उंगली से उसने 13 साल तक कंस्ट्रक्शन चलाई और एक पूरा ब्रिज जो है जो उसके बाप का ख्वाब था उसने आखिरकार कर दिखाया। मोरल क्या है इस स्टोरी का? अच्छा, मोरल क्या होगा? मोरल का मतलब होता है कि सबक, कि आपने किसी कहानी से क्या सबक हासिल किया। ठीक है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सक्सेस ऑलवेज हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज ऑर्फन। बड़ी ही मजे की सेंटेंस है। इट इज अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग सेंटेंस कि सक्सेस ऑलवेज हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज ऑर्फन। अच्छा, पहले तो ये पहला वाला सेंटेंस कि सक्सेस जो है वो उसके पास हमेशा उसके बहुत ज्यादा बाप होते हैं। बाप का मतलब अभी मैं आपको एक पहले ट्रांसलेट करके फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ आसान जुबान में। वाइल फेलियर इज ऑर्फन, ऑर्फन किसको कहते हैं? ऑर्फन ऐसे बच्चे को कहते हैं जिसके माँ बाप ना हो। ठीक है, इसका मतलब कि सक्सेस जो है, कामयाबी के बहुत ज्यादा बाप होते हैं लेकिन नाकामी का कोई माँ बाप नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब क्या होता है कि वी हैव सीन दिस इन रियल लाइफ एज वेल, कि जब कोई कामयाब होता है ना तो कामयाबी के वक्त कहते हैं ना, वो एक आजकल बड़ा फ्रेज चल रहा है कि क्या कहते हैं कि जब आप जीत जाते हो तो ताली बजाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हो तो आपको थपकी देने के लिए कि कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेना, आपको वो सहारा देने के लिए कोई भी नहीं होता। ठीक है, हालांकि आप जब जीतते हो तो ऐसे ऐसे लोग तालियां बजा रहे होते हैं जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट ही नहीं किया होगा। समझ आ रही है? तो ये वही बात है कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत आपके बाप निकल आते हैं, बहुत लोग आपको आते हैं कि हाँ भाई मुझे तो यकीन था तुम पे, मुझे तो पता था तुम कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। लेकिन जब फेल होते हैं तो जैसे ऊपर वो क्रिटिक्स बोल रहे थे ना कि तुम लोग हमने तो कहा था कुछ होगा नहीं इनसे, तो फजूल से ख्वाब थे इनके, और ये पागल बेटा था, पागल बाप था, और ये सब। तो ये इस कहानी का, इस लाइन का ये मतलब। ठीक है,
इन सब सिचुएशन, यानी उस वक्त कोई नहीं था इनके साथ कि उनको करे कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, तुम कोशिश करोगे, उसका खुद की डिटर्मिनेशन थी और उसकी बीवी की सपोर्ट थी। In such situation, you must remember that there are always two hands ready to help. यहाँ इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना चाहिए, ये आप सबके लिए एक लेसन है, ठीक है? तो इस चीज को याद रखें। इसको अगर आप लोगों ने अभी समझ लिया ना, आप लोग की आगे जिंदगी के लिए इट वुड बी वेरी वेरी हेल्प, वेरी वेरी हेल्प। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में ना आ रही हो, कुछ बच्चों को टॉपिक बहुत बोरिंग लग रहा हो, कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या बोलनी है मिस, लेकिन आगे जाके जब आपको ये वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा ना, तो यू विल बी वेरी वेरी ग्लैड कि आप लोग को ये चीजें पहले से पता थी, ठीक है? तो जस्ट नॉट डू नॉट टेक इट एज अ चैप्टर, ठीक है? अच्छा, अब हुआ क्या कि क्या कह रहे हैं कि इन सच सिचुएशन यू मस्ट रिमेम्बर दैट देयर आर ऑलवेज टू हैंड्स रेडी टू हेल्प, कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कोई दो हाथ होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए हाजिर होते हैं, और वो कौन होते हैं? दोज हैंड्स आर योर, और वो आपके अपने ही दो हाथ। यानी कि आप मुसीबत में उम्मीद लगाना कि कोई आके आपकी हेल्प करे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद हाथ चला के, हाथ पे चला के आपको खुद कुछ ना कुछ करना। सो अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वंस ओन फैकल्टीज कीप one focused, not allowing one to lose one's sight and thereby coping with adverse situations. तो अगर आपका यकीन पुख्ता हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो आपका अपनी ओन, वंस ओन फैकल्टीज, वंस ओन का मतलब अपनी अपनी जाती जो आपकी कैपेबिलिटीज है कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपका अपना फोकस कि क्या आपने करना है, और नॉट अलाइंग वन टू लूज वन साइड, और अपने आप को इस चीज की इजाजत नहीं देना कि जो मेरा मकसद है उस चीज को मैं भूल जाऊं, अपने आप को इस चीज की इजाजत ना देना। और जितने भी एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्स कहते हैं जो कि नुकसानदा कोई चीज हो या खराब हो, या जो है वो जैसे दवाई होती है ना, उससे एडवर्स इफेक्ट होती है, यानी कि वो आपको शिफा तो देती है लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कुछ दवाइयों की वजह से नींद बहुत आती है, कुछ दवाइयों की वजह से जो है ना वॉमिटिंग आती है, ठीक है? तो इसी तरीके से लाइफ में भी बहुत एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, तो उन चीजों को फिर आप क्या कर सकते हो? कोप कर सकते हो। कोप यानी कि उनको आराम से आप जो है वो उनसे आप आराम से गुजर सकते हो, ठीक है? The Brooklyn Bridge also shows us that the dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence. ब्रुकलिन ब्रिज हमें क्या दिखाते हैं कि वो जो ख्वाब जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, यानी कि जो लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी नहीं हो सकता, वो आपको ख्वाब वो क्या करते हैं, वो डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस से पूरे हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन यानी कि आपके इसकी तरफ पूरी दिलो जान आप लगा दें, परसिस्टेंस यानी इसके साथ आप परसिस्टेंट रहे, आप लगातार काम करते रहे, रुके नहीं, बीच में थके नहीं। नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, कोई इस चीज का परवाह की बगैर कि क्या मसले हो रहे। अब कितने मसले हुए थे, उससे बाप की डेथ हो गई, उसको इतना बीमार हो गया, लेकिन फिर भी इन चीजों ने उसको रोका नहीं। इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू इंजीनियर्स एंड द टीमवर्क, ये ऑल्सो एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं, किसी को सराहना है, किसी के लिए ट्रिब्यूट कहते हैं ना, कि ट्रिब्यूट टू कैद आज़म, ट्रिब्यूट टू अल्लामा इकबाल, यानी किसी की याद में कुछ बनाना, किसी की याद में कुछ करना। तो ये उस इंजीनियर्स की टीम वर्क के लिए भी जो है ना एक एजाज की बात थी कि ये ब्रिज वो बना है पूरा, उसमें सारे इंजीनियर्स से सबके नाम उस पर लिखे हुए होते हैं। एंड टू दे फेक इन अ मैन हु हैज कंसिडर्ड मैड बाय हाफ अ वर्ल्ड। और अब ये भी बात हम लोग कहने कि यार ये इंजीनियर्स, इन्होंने उस बंदे पे यकीन रखा जिसको आधी दुनिया पावर कह रही थी, फिर भी उन इंजीनियर्स ने उस बंदे पे यकीन रखा कि नहीं हम जिसके साथ काम करेंगे, और जैसे ऐसी बातें वो खुद तो खड़े होकर नहीं बना सकता था। इंजीनियर्स उसको चाहिए थे हजारों लाखों तो चलो नहीं, 100 200 150 500 जो है वो इंजीनियर तो चाहिए होंगे इस काम के लिए। तो उन इंजीनियर को भी इस बंदे पे भरोसा होना चाहिए, तो उनको भरोसा था जिसकी वजह से वो इस ख्वाब को जो है वो पूरा कर सके, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इट वाज अ वेरी वंडरफुल चैप्टर। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या है, द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज बोरो। बोरो, अच्छा बोरो क्या होता है आपके पास? एक तो बोरो करना होता है कुछ, BORROW, दैट इज डिफरेंट थिंग, यानी किसी से आप कुछ बोरो कर रहे हैं। दिस इज बोरो। बोरो का मतलब क्या है? अ टाउन
और पार्ट ऑफ द सिटी दैट हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। कोई ऐसी ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा शहर जहाँ पे एक अलग से गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जहाँ की गवर्नमेंट अलग से होती है। ये समझो कि सबका वहाँ कोई एक सरदार होता है और वो अलग गवर्नमेंट, उनकी अलग छोटी सी लोकल गवर्नमेंट बनी होती है। दिस इज कॉल्ड बुरो। स्पेक्टेक्युलर का क्या मतलब होता है? स्पेक्टेक्युलर का मतलब वेरी इंप्रेसिव। हमने बात पढ़ी थी ना लेक्चर के दौरान भी कि स्पेक्टेक्युलर यानी कि बहुत अमेजिंग, बड़ा उम्दा, कोई बहुत अच्छी चीज। इट्स वेरी इंप्रेसिव, बड़ी इम्प्रेस कर देने वाली चीज। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? बीइंग अ फेमस पर्सन और थिंग दैट पीपल एडमायर, ठीक है। आइकॉनिक का मतलब कहते हैं ना कि आइकॉनिक जो है वो पर्सन है आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब ये होती है कि कोई ऐसा बंदा जो सबके लिए मिसाल हो, जिससे लोग एग्जाम्पल लें, जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करें, जो बहुत फेमस हो। एंड सी एज अ सिंबल ऑफ पर्टिकुलर आइडिया, वे ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। और उसको जैसे कि आपके पास जैसे क्या कहते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल अगर किसी को पसंद है तो फुटबॉल में बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो रोनाल्डो को आइकॉनिक कहते हैं, बहुत ज्यादा लोग मेसी को आइकॉनिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो किस चीज में आइकॉनिक है? इन फुटबॉल, ठीक है। तो यार एक स्पेसिफिसिटी है उनकी जिसके अंदर वो सबसे जो है वो मुख्तलिफ है। सो दिस इज कॉल्ड आइकॉनिक। फिर आपके पास प्रीमिया फेशी, हमने उस वक्त भी इस बात का बात करी थी, इसका मीनिंग पढ़ा था कि क्या होता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट एट फर्स्ट सीन्स टू बी ट्रू, यानी कि जो आपको पहली नजर में जो चीज जैसी लगती है ना, जो पहली नजर पहली झलक देखने के बाद आपको जो एक पहला इंप्रेशन आएगी, ये चीज तो शायद ये है। समझो कि मेरे सामने ना अभी एक बहुत क्यूट सी कैंडी रखी हुई है। अब मुझे ये पहली नजर में अगर मैंने इसको जब देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई कैंडी है, लेकिन अब जब मैं इसको देखती हूँ मुझे क्योंकि पता है कि दिस इज अ कैंडल, तो अब आई नो इट्स अ कैंडल। लेकिन पहले नजर में कुछ वेरी स्मॉल थिंग और बहुत क्यूट सी इसकी शेप बनी हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कैंडी है, राइट। तो आपको जैसे कि स्ट्रॉबेरी शेड में कैंडल्स आती है, तो आप एकदम से देखोगे आपको लगेगा स्ट्रॉबेरी है, तो वो जो एकदम से देख के लग के जो आपको जो चीज जो आपको लगता है ना कि यार ये तो ये है, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेशी, ठीक है। ऑल्दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर, हो भी सकता है कि वो बाद में गलत हो, यानी कि अगर आपको पहले वो स्ट्रॉबेरी लगी थी लेकिन बाद में पता चला कि वो तो कैंडल है किसी का। फीम क्या होता है? एन एक्शन और अ पीस ऑफ वर्क दैट नीड्स स्किल, स्ट्रेंथ और करेज। अच्छा, फीट एक इस तरह की एक इस तरह का कोई मिशन होता है, मिशन के लो, या कोई काम है जिसको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा मतलब वो कोई ऐसी चीज है जिसको जो अभी जिसको करना है, जिसको करना इतना आसान ना, उसको करने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसला और बड़ी स्किल्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो ब्रिज बनाना, ठीक है। अच्छा, मेरा आपके पास काइजन डिजीज या सेशन डिजीज क्या दी आपके पास? acute decompression syndrome is an acute neurological emergency in divers. It is caused due to a release of nitrogen gas bubbles that impinge the blood vessel of the spinal cord and brain and result in severe neuro deficit. अच्छा, न्यूरोलॉजिकल का मतलब ब्रेन, जो भी ब्रेन से रिलेटेड चीज होती है वो न्यूरोलॉजिकल होती है, ठीक है। करती क्या है, ये किस वजह से होती है? नाइट्रोजन गैस बबल्स की वजह से। जब ये आपके दिमाग में और ब्लड वेसल्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर जो है वो जब एक्यूमिनेट हो जाते हैं ना, जब ये वेसल्स के अंदर जब गैस जमा हो जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस, तो वो क्या करती है? वो आपकी न्यूरो डेफिसिट यानी कि आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा वीक बनाती है, तो ब्रेन आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। जैसे वॉशिंगटन के ब्रेन के साथ हुआ था जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था। तो दिस इज दैट डिजीज। प्लेग क्या होता है? प्लेग समबडी और समथिंग टू कॉज पेन और ट्रबल टू समबडी और समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई ऐसी चीज जो कि एक टाइम तो जो है वो किसी को परेशान कर दे, ठीक है, जो किसी को परेशान कर दे, किसी को जैसे कि वो जो उसकी डेथ हुई थी रोबलिंग की, जॉन रोबलिंग जो था, उसकी जब डेथ हुई थी तो उसके जो वर्कर्स थे बहुत ज्यादा अफसरदा और बहुत ज्यादा सब, जैसे एक तरह से यू कैन से कि ना उम्मीद टूट जाती है, यू आर वेरी सैड अबाउट समथिंग, तो यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, तो वो आपके पास दैट इज प्लेग। एम्पुटेटेड का मतलब आई नो, आई हैव टोल्ड यू, टू कट ऑफ समबडीज आर्म, लेग, फिंगर, टो इन मेडिकल ऑपरेशन, यानी कि किसी की बॉडी पार्ट को कट करना इज कॉल्ड एम्पुटेशन। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले।
तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। डिकम्प्रेसिंग का मतलब रिडक्शन इन एयर प्रेशर। डिकम्प्रेसिंग का मतलब कि जब एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ एयर, सिंपल। पाइलॉन क्या था? अ टॉल मेटल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हाई अबव द ग्राउंड। ठीक है, कौन सा मेटल स्ट्रक्चर? वो जो हमने बात की थी, जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, ये बेसिकली उसकी बात हो रही, दैट इज कॉल्ड पाइलॉन। परसुएजन क्या होता है? द एक्ट ऑफ परसुएडिंग और कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और टू बिलीव समथिंग। ठीक है, परसुएजन का मतलब एक ऐसा एक नाउन नहीं है, परसुएड करने का नाउन है। परसुएड करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना किसी चीज के लिए, और परसुएजन उसका नाउन फॉर्म हो गया। ठीक है, द एक्ट ऑफ परसुएडिंग यानी किसी को मनाना या किसी को कन्विंस करना ताकि वो कोई काम करे या कुछ चीज पे यकीन रखे। जरूरी नहीं टू डू समथिंग, इट कैन बी टू बिलीव समथिंग। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि नहीं, आज का जो मैच है वो इंडिया जीतेगा, ठीक है, और मैं अगले बंदे को इतना, उसको मैं उस बात को इतना बोल के, इतना इतना बोल बोल के इसको मैं इस पे यकीन दिलवा दूँ कि नहीं इंडिया ही जीतेगा, और वो भी आखिर में गए कि हाँ सही है, तुम सही कह रही हो, इंडिया ही जीतेगा। तो यानी कि मैंने इसको परसुएट कर दिया, मैंने इसको कन्विंस कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास डोंट क्या होता है? टू मेक समबडी फील नर्वस एंड लेस कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। डोंट करना किसी को जो है ना, टॉन्ट करने से निकला है, किसी को टॉन्ट मारना, किसी को बुरा फील कराना, नर्वस फील कराना, या उसको ये फील कराना कि वो तो कुछ कर नहीं सकता, ही कैन नॉट डू समथिंग, बहुत इसका कॉन्फिडेंस लो करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डॉन्टिंग। फिर आपके पास टैपिंग क्या था? कि टैप करना, कोई चीज पे से हल्का से इसको टच करना, टैप करना। टू हिट समबडी और समथिंग क्विकली एंड लाइटली। ठीक है, हिट समबडी से हमें लग रहा है किसी को मारना, इट्स नॉट अबाउट मारना, इट्स कि आप जिसे उंगली किसी का ऐसे पंच कर रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली टैपिंग। कि आप उसको बार बार ऐसे टच करें, क्विकली टच करें, लेकिन आप लाइटली इनको टच करें, दिस इज कॉल्ड टैपिंग। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ क्या होता है? अच्छा, PH is sound of F, you know that, right? So this is called triumph. अच्छा, a great success, एक कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी, कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देना is called triumph, और achievement और victory। ठीक है, जैसे कि ये ब्रिज बनाना बहुत बड़ा एक ट्रायम्फ है, बहुत बड़ा एक ट्रायम्फ का फॉर द रोबलिंग फैमिली। तो ये आपके पास इस चीज के मतलब में आता है। Then to inscribe something, to write or cut words, your name, etc. onto something. अच्छा, अब inscribe
का मतलब टू राइट तो हमें सिंपल नजदीक, कट टूवर्ड्स का क्या मतलब है? मतलब ये है इनग्रेव भी इसी की मीनिंग में आता है। इफ यू गाइस हैव सीन दैट, अच्छा ऐसा होता है ना कि जैसे लकड़ियों के ऊपर आप चाबी से किसी चीज से कुछ लिखो, या किसी मेटल की सरफेस पे जब वो, जैसे आजकल वो आते हैं आपके पास लॉकेट्स आते हैं जिसमें किसी के नेम लिखे हुए होते हैं, इंग्रेव्ड होते हैं उसके अंदर नेम। एक तो प्रिंट होता है ना जो ऊपर से प्रिंट इंक लगती है, एक इनग्रेवमेंट होती है जो अंदर तक उसको जो है ना खुदरा करके डाल होते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड टू इंस्क्राइब, यानी टू राइट अ कट वर्ड्स और योर नेम और टू समथिंग, किसी चीज पे अपने नाम इस तरह करके लिखना, इसको इंस्क्राइब कहते हैं। कोपिंग में तो क्या मतलब होता है? टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। कोपिंग इज बेसिकली फॉर डिफिकल्टी, यानी कोई मुश्किल हालत है, मुश्किल फ्रे का हाल है, उसके साथ आप डील करें, उसके साथ आप जो है ना सर्वाइव करें, दैट इज कॉल्ड कोपिंग, ठीक है। तो दिस वाज द glossary of this chapter. Now we have is reading and critical thinking. अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या है इसके? फर्स्ट इज व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ जॉन ओबलिंग? ड्रीम क्या था जॉन ओबलिंग का कि वो क्या करे, एक ब्रिज बनाए जो न्यूयॉर्क पर किसको कनेक्ट कर रहा था, वो या एक और एक पायलट को जो है वो कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये उसको ड्रीम था बेसिकली, उस पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज बनाने का। What had happened when the project was underway? जब प्रोजेक्ट अंडरवे था तो क्या हुआ ना कि रोबलिंग क्या हो गया था, वो स्लिप हो गया था उसका पैर, और वो तो क्या कहते हैं, प्लॉय होता है, प्लॉय के अंदर जो है ना वो अटक गया था, यानी वो बिजली के खंभे के अंदर उसकी जो उंगलियां थी, पैरों की उंगलियां, वो क्या हुई थी, कट गई थी। Why did the people criticize रोबलिंग? पीपल ने क्रिटिसाइज क्यों किया रोबलिंग को? क्योंकि वो जो है पहले रोबलिंग के साथ हादसा हुआ, जॉन के साथ, उसके बाद फिर जो वॉशिंगटन था उसके साथ हादसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, उसको जो है वो बीमारी लग गई इतनी ज्यादा और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गया, पैरालाइज हो गया। तो उसको लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि भाई हमने तो मना किया था, ये लोग मना नहीं हुए, ये फजूल सा एक क्रेजी आइडिया है जो इन लोगों ने इस चीज को लेके चले। Which disease attacked the underwater workers and what were its symptoms? किस डिजीज ने अटैक किया अंडरवाटर वर्कर्स को, उसके सिम्टम्स क्या थे, क्या डिजीज थी इसकी? डिजीज वाज अंडरवाटर वर्कर्स को किस चीज ने, एक प्लेग ने जो है ना वो अटैक कर लिया था। प्लेग को क्या मतलब था, हमने ऊपर रहा कि कोई ट्रबल सम सिचुएशन जिससे आप बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा अफसरदा, और जो वो की डिकम्प्रेशन केजियन डिजीज जो थी उसकी, तो जो वॉशिंगटन को हुई थी वो अंडर वर्कर्स को भी लेगी थी, वो लोग भी जो है ना इससे बहुत ज्यादा वो हो गए थे। तो वो क्या सिम्टम्स इससे कि वो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो वीक हो जाता है उससे बहुत, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर वॉशिंगटन कम्युनिकेट आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट? तो मिस्टर वॉशिंगटन ने कैसे कम्युनिकेट किया था? ही यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय टैपिंग विद हिज फिंगर। देन कहाँ पे टैप करता होगा? ऑन द आर्म ऑफ हिज वाइफ। वाइफ का नाम आई गेस एमिली था या कुछ एमिनल था, इससे तरह की कुछ नाम था उसका, राइट। तो उसके हाथ के जो है वो अपनी फिंगर से, सिर्फ एक फिंगर से टैप करके वो बात कर पाता था वर्कर से भी और अपनी जो है ना वो वाइफ से भी, और उनको समझा पाता था, जिसकी वजह से उसने पूरा 13 साल तक कम्युनिकेट करके पूरा ग्रुप वो बनवा दिया, एमिली नाम था उसका, कि पूरा उसे ब्रेस बनवा दिया। Who was Emily Warren Roebling and what role did she play in the execution of the project? एमिली कौन थी? एमिली वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर वॉशिंगटन, और क्या उसने रोल प्ले किया था? शी हेल्प टू कम्युनिकेट, शी हेल्प एज अ कम्युनिकेशन सोर्स। वो एक कम्युनिकेशन सोर्स थी ना, अपने शोर की बातें समझ के फिर वो इंजीनियर्स को बताती थी। उसने पूरा सुपरवाइज करवाया सारे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को, एवरीथिंग, वर्कर्स को कब बुलाना है, इनको क्या क्या इंस्ट्रक्ट करना है, सारा काम किसने किया? एमिली ने किया। अब वी ऑल्सो अब नाउ नो कि हमने जो चैप्टर करा है उसके बाद भी नो कि अगर एमिली ना होगी तो वॉज दिस एवर पॉसिबल कि ये ब्रिज बन पाता? कभी भी नहीं। इवन अगर वो बहुत ज्यादा चाहता तो लेकिन नहीं बन पाता। तो ये एमिली को एक तरह से सहारा बना के भेजा गया कि उसने जो है पे ये हेल्प की और ये सारा पॉसिबल हो सब, ठीक है। लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन, बट दिस वाज दैट रीजन। अच्छा, when there is will there is a way। अच्छा, कह रहे कि दिस इज अ इडियन का मतलब एक मुहावरा है, ठीक है, कि when there is a will there is a way, कि जब कोई चीज, जिस चीज को आप चाहते हो ना, तो उस चीज के लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। यानी when you want to do something with like
ट्रू विल, आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, आप उसके साथ पुख्ता इरादा किया हुआ है, तो वो उसके लिए रास्ते पर खुद ही आसानियाँ खुद होने लगती हैं, ठीक है? तो एक्सप्लेन दिस इन द लाइट ऑफ द गिवन लेसन, तो यहाँ पे ये बात पहले समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें ये बात कि इन्होंने लेसन के में इसमें क्या नज़र आई कि जो वॉशिंगटन था, उसका वे इतना स्ट्रांग था, उसने ये वे किया था ना कि नहीं, मैं चलिए इस हालत में हूँ, मैं ये ब्रिज को गिव अप नहीं करना, मैंने अपने फादर का ये ख्वाब पूरा करना ही करना, ये ब्रिज और लोगों को मैंने गलत साबित करके दिखाना है। और उस इतनी इस हालत में भी स्टिल उसने एक उंगली से सिर्फ टैप करके 13 साल के अंदर उसने ये ब्रिज कंप्लीट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इस चीज का मुजाहरा करती है कि भाई उसकी देयर वाज अ विल इन हिम, उसके अंदर एक विल थी कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही करनी है। वो किसी चीज से उसका जो है ना मोटिवेशन नहीं डिस्करेज हुई ना, वो जो है वो सुस्त पड़ा, उसने जो है इवन वो पैरालाइज होके बेड पे पड़ा था, ही कुड नॉट मूव, बट ही स्टिल डिड नॉट लूज होप फॉर दिस। और आज जो है वो ब्रिज जो है वो आज से इतने सालों पुराना ब्रिज आज भी जो है वो जो 1880 में या पता नहीं आई गेस 83 में वो बना था वो ब्रिज, और आज तक वो ब्रिज मौजूद है, यानी आई डोंट नो 100 साल से ज्यादा, 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ब्रिज को, राइट? तो वो ब्रिज आज भी जो है वो कहाँ पर है, 100 साल से ज्यादा, यस। तो वो ब्रिज आज भी जो है दुनिया में मौजूद है, और उनके जो ट्रायम्फ था, उनकी जो निशानी है, उसको उनकी मिसाल एक मिसाल ही कायम करता है कि भाई इस तरीके से अगर आपके अंदर चाह हो तो आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो, जबकि आधी दुनिया आपके खिलाफ है, बट स्टिल यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ, ठीक है? ओनली इफ यू हैव योर ओन विल, ठीक है? अच्छा, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके जैसे एग्जाम्स में मैंने पैटर्न देखा है, तो पैटर्न में आपके पास यूजुअली इस तरह से होता है कि पैराग्राफ दिया हुआ, तो उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं, यानी एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन एक इस तरह की चीज होती है कि उसमें आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया होता है, फिर उसके रिलेटेड आपसे नीचे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे चैप्टर होता है ना, कि चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर के नीचे क्वेश्चन है, तो आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है? तो उसमें भी आंसर ढूंढने का एक तरीका होता है, किस तरीके से हमने कोई चीज ढूंढनी है, किस तरीके से आंसर ढूंढना है, तो वो भी हमें पर हमें उसका तरीका आना चाहिए, ठीक है? नाउ इफ अब हमारे पास इस तरह सवाल आता है कि फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ या ऑफ द चैप्टर गिवन, या कुछ के मेन आइडिया, यानी कि जो चैप्टर मेन आइडिया का मतलब क्या है कि इस पूरी कहानी का असल मकसद क्या था, ठीक है? यानी इस पूरी कहानी में असल में बताया क्या चीज जा रही है, वो पूरी, जैसे अब कहानियां होती हैं तो अब तो कहानियां जैसे हमने बचपन में बहुत सुनी होती है, कछुए और खरगोश की कहानी, वो जो रेस लगा दे, अब वो पूरी कहानी तो बहुत लंबी कहानी होती है, इसमें फनी चीजें भी होती हैं और सबक भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन वो पूरी कहानी एक स्पेसिफिक परफेक्ट की होती है। पूरी कहानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, कोई इसका एक मेन आइडिया होता है कि भाई इस वजह से जो है ना ये कहानी आपको पढ़ाई गई, यानी उसका कोई ना कोई मोरल होता है, सही? उस तरीके से हमने मेन आइडिया को सर्च करना है। अब मेन आइडिया पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, इनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टॉपिक, a main idea about the topic and details that support the main idea, यानी एक इस तरह के ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो मिलाए होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर और एक मेन आइडिया के ऊपर, जो कि मिलके एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ क्या होता है कि जो बहुत सारी इसमें सेंटेंसेस एक ग्रुप में बना के लिखे होते हैं, वो पैराग्राफ होता है। लेट्स सी कि हमारे पास ऊपर कहाँ है पैराग्राफ्स। जैसे ये हमारे पास देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस ये रहा, फिर दूसरा सेंटेंस है, फिर तीसरा सेंटेंस है, फिर चौथा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है कि जब एक लाइन है जिसमें आखिर में फुल स्टॉप आ जाए, वो एक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है? ये दो लाइनें मिला के एक सेंटेंस बनानी, क्योंकि एक फुल स्टॉप आ रहा है। फिर सेकंड फुल स्टॉप ये रहा, तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर थर्ड फुल स्टॉप ये रहा, थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस, ठीक है? तो ये चार सेंटेंस तो ग्रुप मिलके इन्होंने ये एक पैराग्राफ, ये एक छोटा सा पैराग्राफ बना। तो पैराग्राफ क्या होता है? इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? अच्छा, टॉपिक क्या होता है? तो टॉपिक क्या होता है? इट इज द ओवरऑल सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ, कि ओवरऑल सब्जेक्ट, यानी मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसका कोई टॉपिक वो किस बारे में है, जिसको हम हेडिंग कहते हैं ना, हेडिंग या चैप्टर का नाम जो होता है बेसिकली, वो आपका टॉपिक होता है कि ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। फिर आपके पास मेन आइडिया कि उस जो टॉपिक है, वो जिस पैराग्राफ है, उसका मकसद क्या है,
अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक। मेन आइडिया क्या होता है कि वो जो ऑथर जो लिख रहा होता है उसके आइडियाज को आपको बताता है कि भाई वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है या उसने इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है। द मेन आइडिया प्रोवाइड्स अ मैसेज ऑफ अ गिवन पैराग्राफ और द आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग मेड अबाउट द टॉपिक। क्या देता है वो? बेसिकली आपको मैसेज देता है कि इस पैराग्राफ में, इस कहानी में मेरे लिए क्या मैसेज है, मेरे लिए क्या बात है, वो आपको मेन आइडिया कहलाता है। डिटेल्स क्या होते हैं? द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया और सपोर्ट फॉर द मेन आइडिया। डिटेल्स यानी कि वो जो मेन आइडिया है उसको और फर्दर डिफाइन करना कि भाई इसका और क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, किस किस तरह की चीजें हैं, वो आपके पास डिटेल्स के अंदर आता है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अब अगर हमें टॉपिक ढूंढना है, अगर मेरे पास एक पैराग्राफ है उसमें से मुझे टॉपिक ढूंढना है, ठीक है, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ का उन्होंने एक कहानी दी हुई है, लेकिन उस कहानी की कोई कोई हेडिंग नहीं है, उन्होंने मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया हुआ, और मुझे वो टॉपिक जो है वो खुद से निकालना है, ठीक है। यानी कि मुझे उन्होंने नीचे क्वेश्चन दे दिया कि गिव अ सुटेबल टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दिस पैराग्राफ, कि एक इस पैराग्राफ के लिए एक सूटेबल आप टॉपिक दे दें, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हमें कुछ पैराग्राफ पढ़ के हमें सर्च करना होता है कि भाई इसका क्या हम टॉपिक इसका बना सकें। इट्स अपॉन अस, ठीक है। अब जैसे हमारी वो वाली बात की खरगोश और क्या कहते हैं कछुए वाली, जो एक रेस वाली बात थी, उसका मेन आइडिया क्या दिया जा रहा था? उसका मेन आइडिया दिया जा रहा था कि वो उसमें जो आपका वो है कछुआ होता है वो क्या, सॉरी, जो खरगोश होता है वो गुरूर में आ जाता है कि मैं तो तेज जो है ना वो जाता हूँ, मैं तो वैसी तेज भागता हूँ, तो मुझे इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कछुआ इतनी देर तक मैं तो पहुंचेगा ही नहीं, और वो आराम करते ही रह जाते और कछुआ इतनी देर में निकल जाते। तो यानी इस टॉपिक का नाम क्या हो सकता था कि इस टॉपिक का नाम हम ये रख सकते हैं कि गुरूर करना बुरी बात है, या गुरूर, या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मैं इसका टॉपिक का नाम रख देती, ठीक है। तो वो मुझे बताता है कि अच्छा, ये अब अगर मैं इस टॉपिक का नाम गुरूर, अगर ये समझो उर्दू में एक कहानी है और मैंने इसका नाम रख दिया गुरूर, इस टॉपिक का नाम गुरूर, ऊपर हेडिंग आ गई, फिर नीचे जब मैं कहानी पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये जो गुरूर है, इस टॉपिक का नाम गुरूर क्यों? क्योंकि उसको गुरूर था ना अपने ऊपर के मैं तो बहुत फास्ट हूँ और कछुआ तो बहुत स्लो है, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, कछुआ जो है ना वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बट वो आखिर में खुद हार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ टिप्स हैं कि हाउ टू फाइंड अ टॉपिक। सबसे पहले आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करें, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट और हु इज दिस पैराग्राफ अबाउट, कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा है या किसके बारे में, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस टॉपिक का नाम कि एक कछुए और खरगोश की कहानी, या ऐसे भी लिख सकते हैं मगरूर कछुआ और मगरूर खरगोश, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यानी वो जो भी आपने जब पूरी कहानी पढ़ ली, अब कहानी के बाद जो आपको समझ में आ रहा है कि इसका ये टॉपिक का नाम ये होना चाहिए, आपने उसको वो नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया। अब आपको मेन आइडिया अगर निकालना है, कि कोई पूछे कि भाई इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है, तो वो कैसे हम बताते हैं? सबसे पहले अगेन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, क्या पूछना है अपने आप से कि व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज और आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड बाय द ऑथर अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ। आपको ये बताना है कि भाई इस कहानी में ओवरऑल मैसेज था क्या। तो अब ये कछुए और खरगोश वाली कहानी में ओवरऑल मैसेज क्या है कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। दैट्स इट, ये आपका मेन आइडिया होगा, ये मैंने मेन आइडिया लिखा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मेन आइडिया सर्च कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कि कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब कि किस वजह से मुझे लगा कि भाई यहाँ पे इसका ये मेन आइडिया होगा। अब वो कैसे, जैसे टर्न द मेन आइडिया इनटू अ क्वेश्चन बाय आस्किंग हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। द आंसर विल गिव अ सेट ऑफ डिटेल्स। मतलब कि वो मेन आइडिया जो आपने निकाला कि गुरूर के बारे में है और किसी को कम समझने के बारे में है, तो उस मेन आइडिया को ही आप क्वेश्चन में बना दो कि भाई ऐसा कौन कौन जो है वो गुरूर में है, कब जो है वो उसने क्यों कैसे गुरूर किया, उसने कहाँ पे गुरूर किया, उसने कब गुरूर किया, क्यों किया और कैसे किया। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब वो गुरूर, मेन आइडिया से गुरूर आ गया कि गुरूर के ऊपर बात हो रही है। अब वो किस किस तरीके से है ये उसके अंदर सारी डिटेल्स आ गई। यानी खरगोश ने जो है वो गुरूर किया क्योंकि वो कछुए को कमतर समझ रहा था और उसको कहाँ पे जब वो रेस कर रहे थे और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके सपोर्टिंग डिटेल्स शामिल कर सकते हैं। फिर हिंट्स इन्होंने कुछ दी नहीं है। बोल्ड फेस हेडिंग्स और टाइटल्स में कंटेन द टॉपिक और मेन आइडिया। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जो आपके पास कुछ हिंट्स आपको उन्होंने दिए कि कभी ऐसा भी होता है सेंटेंसेस में, वैसे खैर आपकी एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता,
बट कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बोल्ड फेस हेडिंग का मतलब कि जो मोटी मोटी बोल्ड करके हेडिंग्स दिखती होती है ना, तो कभी अगर वो हेडिंग बीच में किसी लाइन में बोल्ड कोई वर्ड हुआ हुआ है या कोई चीज बोल्ड हुई हुई है, तो ज्यादातर पता चलता है कि वो बोल्ड वाली जो चीज है ना वो आपका टाइटल या मेन आइडिया है, यानी कि उसको जो मेन चीज होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको यूजुअली हाईलाइट कर देते हैं। तो वो जब हाईलाइट हो जाता है ना, बोल्ड हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ उसमें से इसमें कोई चीज या तो उसमें से मेरा टाइटल या उसमें से मेरा मेन आइडिया निकल सकता है। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ आर यूजुअली हेल्पफुल। अब किसी भी कहानी के पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यानी उससे एक तरह से आप जज कर सकते हो कि भाई असल में बात किस बारे में है। तब आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ स्टार्टिंग और आखिरी वाली बात से आप समझ जाते हो कि अच्छा इसमें क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम कभी कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, तो जब आप ड्रामा स्टार्ट होते हैं, पहली एपिसोड आप देखते हो, तो आपको पहली एपिसोड में कुछ चीजें समझना आती है कि अच्छा ये किस बारे में का ड्रामा चल रहा है। फिर अगर बीच में किसी वजह से आप ड्रामा नहीं देख सकते, आपके कोई और बहन भाई देख रहा है, फिर जब आप एंड वाली एपिसोड उसके साथ देखते हो, तो आपको बीच की कहानी की परवाह नहीं होती, आपको बीच की कहानी खुद ही समझ आती है अच्छा क्या हुआ होगा। ऐसा ही होता है ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग में बेसिकली मेन बात की जाती है, तो वो सारी बातें जो है वो आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ से, ये फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से आपको मिल सकता है। लुकिंग फॉर रिपीटिंग वर्ड्स, दीज ऑफन इंडिकेट द टॉपिक। अच्छा, और कभी इसमें बीच में कुछ रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं कि बार बार अगर प्राइड की, प्राइड, गुरूर इज प्राइड इन इंग्लिश, तो अगर बार बार प्राइड की बात आ रही है, प्राइड प्राइड प्राइड, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ना, ये कुछ टॉपिक जो है ना वो प्राइड के बारे में। ठीक है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिलेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करूंगी, तो मुझे आराम से मिल जाएगा। यानी ये वो हिंट्स है कि आपको कम टाइम में एफिशिएंटली आप काम करके आप आंसर्स निकाल ले। ठीक है, अच्छा। रिमेंबर, क्या रिमेंबर आपने याद रखना है? टॉपिक्स, मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स वर्क टुगेदर। द मेन आइडिया टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक, द डिटेल्स ऑफर सपोर्ट टू द मेन आइडिया। यानी कि ये सारी चीजें मिलके जो है ना वो एक मिलके सारी चीजें काम करती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज एक दूसरे से अलग है, सारा कुछ जो है वो आपस में कनेक्टेड होता। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ये है कि किस तरीके से हमने करना है। अब इसका एक एक्टिविटी छोटी सी है, हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसको पैसेज को रीड करते हैं। रीड द पैसेज बिलो टू सी इफ यू कैन पिक आउट द मेन आइडिया। अब ये पैसेज पढ़ के मुझे इसमें से एक मेन आइडिया निकालना है। टू मैनी पेरेंट्स, द इन्फेंट्स क्राइंग may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. But crying serves an important function for child as well as for the parents. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इन्फेंट्स क्राई मे बी टू मैनी पेरेंट्स, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो इन्फेंट्स क्राइंग, जो बच्चा, छोटा बच्चा जब रोता है, तो उसके लिए जो इन्फेंट्स की मतलब उसका जो रोना है वो उनके लिए बड़ी इरिटेशन होती है। यानी कि ज्यादातर जो होता है ना, जो छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बहुत ज्यादा रोता है और सोने नहीं देता और ये वो, तो वो मतलब कि उनके लिए इरिटेशन हो सकती है। स्पेशली इफ इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, स्पेशली कब, जब वो बहुत लंबे टाइम के लिए रोता रहे। यानी कि थोड़ी देर बंदा बच्चा रो के चुप हो जाए, लेकिन नहीं, वो बहुत देर देर तक रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा। बट क्राइंग सर्व्स इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर चाइल्ड एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। लेकिन बड़ी हैरतकुन बात है कि जो क्राइंग है, जो रोना है, वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है बच्चे के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी। अब कैसे, अब इसको देखते हैं। फॉर द चाइल्ड, क्राइंग हेल्प्स इंप्रूव लंग कैपेसिटी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चे के लिए क्या करते हैं, बच्चे के लिए रोना जो होता है वो क्या हेल्प करते हैं बच्चे को, कि वो उसकी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव करता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी लंग की कैपेसिटी, क्योंकि वो लंग की उसकी अभी ग्रोथ हो रही है ना, जब बहुत छोटा बच्चा था इसलिए वो बहुत ज्यादा रोता है। ये ऑटोमेटिक एक फंक्शन होता है जो अल्लाह मियां ने इसके अंदर डाला है कि वो बच्चा पैदा होते साथ रोता है। क्यों? ताकि उसकी लंग्स जो है ना वो वर्किंग में और लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट, और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, द क्राई सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस। कि जो रोना होता है बच्चे का, वो क्या बताता है कि वो सिग्नल देता है कि बच्चा किसी मुसीबत में है। अब जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा वो बात तो नहीं कर सकता, तो यानी कोई वे तो होना चाहिए था ना उससे कम्युनिकेट करने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कोई मसला हो रहा है कुछ, तो वो जब रोता है तो यानी कि वो साइन होता है कि अच्छा उसको कोई ना कोई इशू है, या उसका पेट खराब है, या उसको गर्मी लग रही है, या कुछ भी इशू है उसको, तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसकी क्राइंग से। तो यानी पेरेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, वरना उनको पता ही ना चले बच्चा बीमार है, उनको पता ही ना चले कभी। When baby cry,
दे इंडिकेट दैट दे आर हंग्री और इन पेन। ठीक है, जब बच्चा रोता है तो वो क्या बता रहे होते हैं, या तो वो रोते हैं, या तो वो भूख लग रही है उनको, या फिर वो किसी तकलीफ में। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन था क्राइंग का, कि वो उसकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है और उसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। और पेरेंट्स के लिए क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्या अच्छी बात थी क्राइम में, कि उनको ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चा जो है वो उसका कभी उसको कोई तकलीफ हो रही है या भूख में या क्या है, उसको वो इंडिकेट आराम से कर सकता है। वरना अगर बच्चा रो ही ना इन इश्यूज पे, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद एन इन्फेंट चाइल्ड, राइट। इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, बिल्कुल न्यू बॉर्न। ठीक है, जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, वो इन्फेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न। अच्छा, नाउ यूज द हिंट्स बिलो टू डिटरमाइन द करेक्ट मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। अब हमें इस पैराग्राफ से क्या निकालना है? मेन आइडिया निकालना है। आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आस्क व्हाट पॉइंट इज ऑथर मेकिंग इन दिस पैसेज। अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हमने ये देखना है कि ये जो ऑथर ने ये जो पैराग्राफ लिखा है, वो उसने मुझे बताना क्या चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? वो मुझे ये बताना चाहता कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा का रोना है, वो बेसिकली इरिटेटिंग तो होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। या सिंपल अगर मैं बोलूँ कि वो द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ इज दैट द ऑथर थिंक्स, या द ऑथर टेल्स दैट द infant's crying is very important or it serves important functions for child as well as for the parents। ये इसका मेन आइडिया निकला है। ऐसी बात की ना कि वो बताना क्या चाहता है कि बच्चे का रोना जो है वो बच्चे और पेरेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। हमें लगता है कि सिर्फ नुकसानदेह कि हम तंग होते हैं, लेकिन वो बेसिकली फायदेमंद भी है। ठीक है, ये एक तरह से मेन आइडिया हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मेन आइडिया के लिए वैसे और कौन कौन से क्वेश्चंस हम देख सकते हैं? क्वेश्चंस ये हो सकते हैं आपके कि डज दिस पैराग्राफ डिस्कस अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, कि क्या इसमें एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है। फिर मुझे ये देखना है कि डज द इंफॉर्मेशन कंटेन अ रेफरेंस ऑफ टाइम, कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम का बता रहा है। तो हाँ, स्पेसिफिक टाइम कौन सा टाइम था? कि जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न हो, जो बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, जब वो बिल्कुल नया नया जो बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त का जो टाइम है उसकी बात करें। क्योंकि अगर बड़ा बच्चा कोई रोएगा, जो लाइक थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-15 साल का बच्चा होता है, तो फिर उसको उस पर तो बड़ा गुस्सा आता है पेरेंट्स को कि भाई ये क्यों रो रहा है, एंड ही कैन टॉक, उसका रोना इज नॉट गुड। तो उससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो उसका रोना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट गिव अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो इन्फेंट टाइम होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर डज द टेक्स्ट नेम अ प्लेस, उसने कोई जगह का नाम था? नहीं, हमने कोई जगह का नाम से नहीं देखा। फिर डिड यू फाइंड अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट हैपेंड, फिर आपको क्या रीजन मिला, कोई रीजन मिला या कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिली कि कुछ यहाँ पे हुआ हो। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ है, इन्होंने एक जनरल बात की है। ठीक है, कोई हादसा नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ एक जनरल बात की कि ऐसा होना चाहिए। डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अ मेथड और अ थ्योरी, इट डज नॉट इंडिकेट अ मेथड, यानी कोई तरीका नहीं आपको बता रहे, लेकिन एक थ्योरी बता रहे कि जो क्राइंग है उससे कि उनकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। दूसरा कि वो एक तरह से सिग्नल होता है बताने के लिए कि वो भूखे या किसी तकलीफ में। तो दिस इज अ थ्योरी बेसिकली। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने सारी चीजें कलेक्ट करके और इसका मेन आइडिया पता कर लिया। नाउ अब एक और पैसेज है आपके पास। ठीक है, ऊपर वाले पैसेज में इन्होंने मुझसे सिर्फ एक मेन आइडिया मांगा था, बस मैंने उनको मेन आइडिया दी थी। जो नीचे क्वेश्चन जिसके लिखे हुए, ये उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प के लिए दिए कि इनमें से आप हेल्प कर लेके और अपना मेन आइडिया निकालें। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, हम पैसेज रीड करेंगे और उसके हम आंसर करेंगे क्वेश्चन जो भी उन्होंने हमसे मांगा होगा। Fire ants are painful and destructive pests. The fire ants earned its name because of its venom. अच्छा, फायर एंट्स किसको कहते हैं? एंड कहते हैं चूंटियों को। ठीक है, और फायर एंट्स कौन सी होती है? फायर एंट्स वो जो रेड कलर की नहीं होती, छोटी छोटी सी, और वो जितनी गंदी आप जो काटते हैं और आपको बहुत सख्त उससे जलन होती है आपको एक तरह से। एक तो ये होता है कि एक स्टिंग जब वो करती है ना, स्टिंगिंग आपको एक इफेक्ट आता है, एक तो चुभती है, लेकिन एक वो होता है जिसमें बहुत सख्त आपको जलन होती है। तो ये वो वाली एंट्स होती है। ठीक है, हम इसको सर्च भी कर लेंगे, व्हाट आर फायर एंट्स। अच्छा, तो फायर एंट्स क्या करते हैं? दे आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। वो बड़े पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत खराब
करने वाले पेस्ट होते हैं। पेस्ट का मतलब कोई भी इंसेक्ट हो गया, कोई भी कीड़े मकोड़े। द फायर एंड्स अर्न इट्स नेम, उसने अपना नाम कैसे अर्न किया, उसके ऊपर ये नाम कैसे पड़ा, बिकॉज ऑफ इट्स वेनम। अब इसके अंदर होता है वेनम। वेनम इज व्हाट? इट्स पॉइजन, जहर होता है वेनम बेसिकली। The insect uses a wasp-like stinger to inject the venom. अब ये क्या करता है कि वो एक wasp-like stinger यानी कोई सुई टाइप इसके अंदर एक चीज होती है जो जिसको वो इंसान के जो है ना वो स्किन के अंदर जो है इंसर्ट कर जाए और वहां से फिर अपना जो भी वेनम होता है वो इंजेक्ट कर लेता है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली जो आपके जो मच्छर हैं वो जिस तरह काटते हैं। विच कॉजेज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन एंड लीव्स टाइनी इचिंग पस्ट्यूल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तो बर्निंग सेंसेशन देते हैं और छोटे छोटे से पस्ट्यूल्स यानी कि वो छोटे छोटे दाने आपके पास जो है छोड़े देते हैं, जो बहुत ज्यादा खारिश करते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है जिनसे। The ant will swarm over anyone or anything that disturbs their nest। अच्छा, अब ज्यादातर ये ants क्या होती हैं, ये उनके ऊपर ज्यादा जाती हैं जो कि उनको या उनके नेस्ट को जो है वो डिस्टर्ब करे। ठीक है, नेस्ट यानी जहाँ पे वो रहती हैं या जहाँ उनकी जगह होती है। अब नॉर्मल यूजुअली आप जाहिर सी बात है किसी के घर में घुसते हो तो वो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, हनी बी, उसका भी जो नेस्ट होता है, उसको जो छत्ता होता है, उसके पास कोई जाता नहीं क्योंकि वो उसके ऊपर चिमट जाती है सारी। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि जानवर होते हैं, जानवरों को तो अपना प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसकी वो फिर फौरन से काटने लगते हैं। इन एडिशन टू कॉजिंग पेन, अब इस पेन कॉज करने के साथ साथ एडिशन में ये क्या करती है, यानी इसके साथ साथ और क्या करती हैं लोग, फायर एंड्स डैमेज मेनी क्रॉप्स बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। अच्छा, ये क्या करते हैं कि फायर एंड जो है वो क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं बहुत ज्यादा क्रॉप्स को और वो प्लांट्स को वो खाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे इंसेक्ट्स को फिर क्रॉप डैमेज कर मतलब दूसरे इंसेक्ट्स को भी क्रॉप डैमेज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो उस फसलों को यानी कि तबाह कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, फायर एंड्स आर अट्रैक्टेड टू सोयाबीन्स, एगप्लांट, कॉर्न, ओकरा, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटेटोज। यानी ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिन पे वो बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या करते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, वो जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो। ठीक है, अब आपके पास ये आपको पता चल गया, आपने पूरा पढ़ लिया, यानी हम फायर एंड्स के बारे में हमने इसमें बात की। पहला इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज। इन्होंने बल्कि मुझे अब नाम भी दे दी कि इनमें से कोई एक आप बताएं कि क्या टॉपिक का पैसेज है, पैसेज का टॉपिक क्या है। ठीक है, यानी कि पैसेज को मैं क्या नाम दूंगी। फर्स्ट इज एंड बाइट्स, मेरी। सेकेंड इज फार्मिंग, ज्यादा रिलेटेबल नहीं लग रहा। थर्ड इज फायर एंड्स, फायर एंड जो है वो आपके पास ये ज्यादा मुझे सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना जब क्या कहते हैं फायर एंड्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो फायर एंड्स के ऊपर ही बेस कर रहा है, सारी बात उन्होंने फायर एंड्स की, तो ये टॉपिक ये वाला नहीं मुझे ज्यादा कैचिंग लग रहा है। और पेस्ट भी कोई इतना ज्यादा इसके अंदर इतनी ज्यादा इसकी बात नहीं है, यानी कि इन सब में से सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा है मेरे पास, इट इज फायर एंड्स। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हाट डज द ऑथर वांट यू टू नो अबाउट द टॉपिक। व्हाट जो ऑथर है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, या वो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में वो हमें क्या चीज बताना चाह रहा है। वो हमें ये चीज बताना चाह रहा है, अब हम इसमें ऑप्शंस अगेन मुझे दिए में, अब ऑप्शंस में हम देखते हैं that fire ants have a wasp like stinger। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो फायर एंड्स है उसमें सुई जैसे स्टिंगर होते हैं, यानी सुई जैसी एंटीना होते हैं जिसको वो इंसर्ट करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। या फायर एंड स्वार्म, या फायर एंड जो है वो स्वार्म का मतलब होता है पकड़ लेना किसी को, उसे वो जो पूरे मकड़ियां हैं उसे किसी पर चले नहीं जाती, वो करना, या तो वो करते हैं। फायर एंड्स आर पेस्ट टू फार्मर्स, ये जो फायर एंड्स है वो जो फार्मर्स के लिए वो पेस्ट हैं, यानी पेस्टिसाइड इस तरह बंदे पेस्ट उसको कहते हैं जो बेसिकली आपकी जो फसलें होती है ना उनको जो खराब करते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो पेस्ट होते हैं आपके पास, जो फसलों के कीड़े होते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। तो क्या वो फार्मर्स के लिए पेस्ट का काम करते हैं। लास्ट ऑप्शन था कि फायर एंड्स आर पेनफुल एंड पेस्ट, दूसरा लास्ट ऑप्शन इसको कहता है कि वो पेनफुल भी हैं और पेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं इंसान को, बहुत तंग करते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या है कि ऑथर जो है वो मुझे क्या बताना चाह रहा है, इसमें से मुझे ऑथर क्या चीज बताना चाह रहा है।
ऑथर मुझे इसमें से क्या चीज बताना चाह रहा था, ऑथर ने मुझे इसमें से ये चीज जो मेन बताई थी वो ये थी कि फायर एंड जो है वो पेनफुल होते हैं और पेस्ट भी होते हैं, ये चीज बताई थी। दूसरा इन्होंने हमें ये भी बताया था कि फायर एंड जो है वो पेस्ट होते हैं फॉर फार्मर्स, लेकिन ये बात एक सेंटेंस में थी, ये बात बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फसाइज की थी कि वो पेनफुल होते हैं, राइट। तो मेरे लिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने ये कहा कि विच सेंटेंस कंटेन्स द मेन आइडिया। अब ये जो ऊपर 5 सेंटेंसेस है उसमें से मेन आइडिया कौन से सेंटेंस में मुझे मिल रहा है, 1, 2, 4 और 5। अब हम चलते हैं सेंटेंस 1 को देखते हैं, सेंटेंस 2 को देखते हैं, सेंटेंस 4 और सेंटेंस 5, फिर हमें पता चलेगा कि मेन आइडिया क्या है, ठीक है। ये रहा, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास सेकंड सेंटेंस है, ये आपके पास थर्ड सेंटेंस है, दिस इज फोर्थ सेंटेंस, दिस इज फिफ्थ सेंटेंस और दिस इज सिक्स्थ सेंटेंस। यानी अब ये मैं लिख देती हूँ, 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो मुझे कौन कौन से देखने थे, मुझे 1, 2, 4 और 5 देखने। 1 क्या है, फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, ठीक है, कि वो पेनफुल भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट यानी कि वो फसल को भी खराब करने वाले पेस्ट होते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, सेकंड है द फायर एंड अर्न्ड इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स वेनम, कि उसका नाम जो है वो उसके वेनम की वजह से आया, ठीक है। फोर्थ क्या है, द एंड्स विल स्वॉर्म ओवर एनीवन और एनीथिंग दैट डिस्टर्ब देयर नेस्ट, कि वो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो जाके स्वॉर्म हो जाएंगे जो भी उनके नेस्ट को खराब करेगा। फिफ्थ क्या है, इन एडिशन टू कॉजिंग पेन फायर एंड्स डैमेज द क्रॉप्स बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड बाय प्रोटेक्टिंग द अदर इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, ठीक है। कि फिफ्थ में उन्होंने क्या बताया कि वो पेन कॉज करते हैं, उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, सारे प्लांट्स वगैरह खा के वो जो आपके प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको खराब कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, मुझे सेकंड और फोर्थ वाला सेंटेंस तो ज्यादा कैची नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अंदर सेकंड में उसकी वेनम की बात की गई है, थर्ड में ये बात की कि वो कोई इनका नेस्ट खराब करेगा। तो मेन आइडिया क्या था, अगर मैं अब इसको देखे बगैर मेन आइडिया सोचूं तो मेन आइडिया क्या चीज जहन में मेरी थी कि वो फायर एंड्स की बात करते कि फायर एंड्स पेनफुल होते हैं और डिस्ट्रक्टिव या वो पेस्टिसाइड पेस्ट होता है, ठीक है, पेस्ट होते हैं यानी कि वो क्रॉप्स को खराब करते हैं। तो अब 2 इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो मुझे इस तरह लग रहे हैं कि एक तो फर्स्ट सेंटेंस है कि फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, पूरे उसमें यही बात की हुई है, तो यानी ये फर्स्ट वाला सेंटेंस मेन आइडिया हो सकता है। या फिफ्थ वाला सेंटेंस कि इन एडिशन टू कॉजिंग पेन फायर एंड डैमेज मेनी क्रॉप्स बाय ईटिंग एंड दिस एंड दैट, कि फिफ्थ वाला भी हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट वाला सेंटेंस इज मोर अप्रोप्रिएट, छोटा सा भी है और बिल्कुल टू द पॉइंट है, तो यानी कि ये इसने मुझे इसका मेन आइडिया मुझे पता चल गया कि मेन आइडिया क्या था, मुझे बताया क्या जा रहा था। तो यानी सेंटेंस 1 इज द मेन आइडिया। अब वोकैबुलरी इन ग्रामर में ऑफ चैप्टर 4 द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, किसी को कोई आइडिया होगा, कभी सुना होगा किसी के मुंह से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है या उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके अंदर इसके सेंटेंस में इसकी मीनिंग है, ठीक है। स्पीच क्या होती है, स्पीच सिंपल अगर मैं बोलूं इंग्लिश के उसमें तो इट्स अ वर्ड, इट्स अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या सेंटेंसेस होते हैं, वो स्पीच होती है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि एक सेंटेंस में डिफरेंट जो वर्ड्स यूज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। बोला कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आगे क्या होती है, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। अब वो कैटेगरीज क्या है, वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। अच्छा, अब लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ये कैटेगरी यानी किस क्लास के या किस कैटेगरी के वो वर्ड्स हैं। तो बेसिकली ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस बिफोर वन मूव टुवर्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर एडवांस सिंटैक्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश समझनी तो उससे सबसे पहले आपको क्या चीज जो बेसिक चीज है वो क्या है, इसकी
पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है। अब एक पोएम दी हुई है इन लोगों ने, इस पोएम में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी बताए हुए हैं एंड विद दैट इन्होंने इनकी मीनिंग भी बताई है, बड़े जॉली वे में इनकी मीनिंग भी है और अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगी, यहाँ पे बोल्ड भी हुए हैं खुद से। लेट्स सी अब क्या कह रहे हैं, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन स्ट्रीट एंड टाप, यानी कि जो भी नाम होता है बेसिकली नाउन, कोई भी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। फॉर एग्जाम्पल फील्ड या फाउंटेन या स्ट्रीट या टाउन या अली या हमजा एक्सेट्रा, तो ये सारे किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। फिर इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे ही शी इट, ठीक है। यानी कि अगर किसी का नाम, कोई नाम है अली, तो अली की जगह मैं ही लगाऊं, हर बार बार मैं नहीं बोलूंगी अली इज अ गुड बॉय, अली रीड्स दिस, अली डज दिस, अली इज इन 7th क्लास, अली इज गुड इन इंग्लिश, अली ईट्स लाइक स्वीट मैंगो, ठीक है। तो अब मैं बार बार तो अली नहीं बोलती, मैं ही लगा देती हूँ उसकी जगह, जब हम कभी एस से लिख रहे होते। तो यानी कि एडजेक्टिव बेसिक सॉरी प्रोनाउन क्या है बेसिकली आपके पास, इट्स व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन। फिर and he as he and she can clap their hands, so he and she is pronoun। फिर है the adjective describes a thing, adjective क्या होता है, वो describe करता है या डिफाइन करता है किसी चीज को, ये सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो जो चीज है, वो जो नाउन है वो किस तरह का है। तो ये बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब, ये थिंग को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे कि मैजिक वैन एंड शाइनी रिंग, वैंड इज अ नाउन, जो जादू की छड़ी होती है, तो छड़ी इज कॉल्ड वैंड। तो जादू की छड़ी, तो कैसी छड़ी है, जादुई, यानी मैजिक है, तो मैजिक इज इट्स एडजेक्टिव। इसी तरह शाइनी रिंग, की रिंग अंगूठी को कहते हैं, अब वो शाइनी है, चमकने वाली है, तो शाइनी इज एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, वर्ब का मतलब है एक्शन, यानी कोई काम करना, कुछ होना, समथिंग डन, जो कुछ किया जाए, वो बेसिकली वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल टू रीड, टू राइट, टू जम्प, टू रन, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, जंप करना, भागना, ठीक है। ये सारा कुछ आपके पास क्या है, वर्ब में आता है। नाउ हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स, अब वो चीज, वो जो काम है वो कैसे हो रहे हैं, यानी कि लिखना, पढ़ना, जंप करना या भागना, वो कैसे हो रहा है, वो कौन बताते हैं, एडवर्ब। यानी कि अगर कोई एक लड़का भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है या आहिस्ता भाग रहा है, तो तेज और आहिस्ता क्या होगा इसके, एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल एज क्विकली, स्लोली, बैडली या वेल, ठीक है। कि क्विकली रीड कर रहा है, स्लोली राइड कर रहा है, या बैडली उसने जंप किया, या अच्छा वेल रन, रनिंग वेल, कि अच्छा भाग रहा है। तो दीज आर ऑल एडवर्ब्स, जो कि वर्ब को बयान करेंगे, वर्ब जो है हो रहा है, जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। उसके बाद वी हैव द प्रेपोजिशन
shows relation. Preposition आपको relation बताता है. As in the street or at the station. Preposition का एक और definition ये होती है कि pre means before, position means कोई भी जगह. अब position से पहले जब कोई एक word एक helping verb लग जाए या कोई relating word लग जाए तो that is called preposition. फर्ज करो कि एक book है that is टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बुक इज टेबल. बुक इज व्हाट टेबल? टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल की साइड पे. तो बुक इज ऑन द टेबल. तो मुझे पता चला अच्छा बुक टेबल के ऊपर है. टेबल के नीचे भी हो सकती थी, टेबल के साइड पे भी हो सकती थी. सही है. तो टेबल पे कहाँ, दैट इज यानी रिलेशन उसका टेबल से कैसा है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे, तो दैट इज बेसिकली प्रपोजिशन. सही. अच्छा, देन कंजंक्शन ज्वाइन इन मेनी वेज. कंजंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन सेंटेंसेस इन मेनी वेज. अब कंजंक्शन कैसे, अगर कोई जो ट्रेन में सफर करता होगा तो ट्रेन में ना जंक्शंस होते हैं. जंक्शन वो जगह होती है जहाँ सारी ट्रेन जाके मिलती है, उसके बाद अलग अलग जगह पे दोबारा चलती है, जैसे स्टेशन होते हैं. तो कंजंक्शन का भी काम है कि सेंटेंसेस को मिलाना. अब जैसे सेंटेंसेस कैसे किन किन को ज्वाइन करते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज. सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेज और फ्रेज को. अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर दूसरा सेंटेंस में कहूँ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, ये बेसिकली एक सेंटेंस में बात हो सकती है कि मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है. क्योंकि इज बेसिकली द कंजंक्शन. ये दो सेंटेंसेस को अगर मैं बोलूँ कि मैं आज स्कूल नहीं गई, मेरी तबीयत खराब है, ये अलग अलग आ रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो ये दो सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया और उन दोनों को ज्वाइन किस वर्ड ने किया, क्योंकि ने. इसी तरह अगर इंग्लिश में बोलूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो बिकॉज ने दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बना दिया. तो बिकॉज इज द कंजंक्शन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है. उसके बाद वी हैव इंटरजेक्शन. द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्ड आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब इंटरजेक्शन क्या होता है, या इसको हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. ये इंटरजेक्शन क्या होता है कि इट क्राइज आउट हार्ड आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो कि किसी एक्सप्रेशन को साउंड, ये किसी एक्सप्रेशन को बता रहा हो. जैसे अगर कोई हैप्पी होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, कोई जीत गया, फुटबॉल का मैच था, आप जीत गए, तो सब क्या कहते हैं, ये हम जीत गए. तो जो ये होता है ना, ये इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. ये का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे एक इमोशन पता चल रहा है आपको, यानी खुशी पर मुजाहिरा हो रहा है. ठीक है. या अगर हम ये कहें कि ओहो आज तो बहुत बुरा दिन था, तो ओहो इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन. It's not something that has a meaning, but it is just an expression. जो आपकी एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो. ठीक है. तो हार्ट या हुर्रा या वाओ या इस तरह की कोई भी चीज होती है तो उसके साथ हम जो लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. समझ आ गई. अच्छा, उसके बाद देयर इज वन मोर टू बी केप्ट अमंग विनर्स. एक और है जो कि विनर्स के बीच में रखा जाए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है. वी नो देम एज आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं. आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द. तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 and 9. ये 9 आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं. ठीक है. तो ये आपको इस 8 फॉर्म के अंदर इन्होंने सारी के सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिफाइन कर दिया. करेक्ट. इसके बाद इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं. डेफिनेशन हमने ऊपर मार्क कर लिए और डेफिनेशन भी साथ ही लिखी है. आप लोग पर एक्टिविटी इफ यू वांट तो आप लोग अलग से इसको वर्ड्स उतार के और साथ में उनकी डेफिनेशंस लिख दें ताकि आप लोगों को याद रहे. ठीक है. अब इसमें ओके, इसमें जो है
कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे आपके पास सेंटेंसेस है, उनमें आपने वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन ढूंढने हैं। अब जो हाईलाइटेड यानी ये जो बोल्ड हुए हुए हैं ना, ये फास्ट है, इंडोलेंटली, याइक्स, शैबी, स्टैम्प, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, वो हाईलाइटेड वर्ड्स है। इनको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है। अब हम इसको सर्च करते हैं। फर्स्ट वाला इज ही रन्स फास्ट, कि वो तेज भागता है। फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है? रन्स को। रन्स का मतलब भागना। तो रन, भागना इज अ वर्ब, और वर्ब को जो चीज डिफाइन कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है? एडवर्ब। ठीक है। फिर द सेकेंड इज द गीज इंडोलेंटली वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन, कि गीज है एक एनिमल का नाम है, कैनिमल को कहते हैं। इंडोलेंटली वेडल्ड अक्रॉस द इंटरसेक्शन, कि वो इंटरसेक्शन के वॉडल, मतलब उनकी एक तरह से चाल होती है, एक तरह से वो चलते हैं, उसको वॉडल करना कहते हैं। ठीक है। तो वो वहां वॉडल करे इंडोलेंटली अक्रॉस द इंटरसेक्शन। अब इंडोलेंटली किसको, मतलब इंडोलेंटली आपको बता रहे हैं कि वो जो वॉडल यानी वो जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो इंडोलेंटली चल रहा है। ठीक है। अब ये बेसिकली चलना क्या हुआ? चलना जो है वो वर्ब हुआ। ठीक है। और इंडोलेंटली का क्या मतलब होता है? इंडोलेंटली का मतलब मतलब उसका दिल नहीं कर रहा है, यू कैन से लेजी, कि बहुत लेजी और बहुत अजीब तरीके से चलना, लेजी लेजी, थका हुआ होना, दैट इज इंडोलेंटली। तो वो इंडोलेंटली बैडल कर रहा है, यानी कि कैसे बैडल कर रहा है? इंडोलेंटली। अब बैडल इज अ वर्ड, और इंडोलेंटली फिर क्या हो गया उसका? एडवर्ब, यानी बता रहे कि वो जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? इंडोलेंटली। फिर इसके बाद याइक्स एंड लेट फॉर द क्लास, कि ओहो मैं क्लास के लिए लेट हो गया। याइक्स बेसिकली किसी अफसोस को, डिसअपॉइंटमेंट को शो करने के लिए कहते हैं। तो अब ये भी क्या हो गया मेरे पास? इंटरजेक्शन हो गया। अभी हमने पढ़ा था इसमें, तो मेरे पास वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा। फिर आपके पास है ब्रूनोज शैबी थिसॉरस थम्बल्ड आउट ऑफ द बुक बैग व्हेन द बस सडनली पुल्ड आउट इनटू द थिएटर। अच्छा, ब्रूनो क्या है? किसी बच्चे का नाम है। ठीक है। और शैबी क्या होता है? शैबी कोई ऐसी चीज जो कि मतलब कि कोई अ- अजीब सी तो नहीं, बट बहुत खस्ता हालत में होना, कोई बहुत खराब हालत होना। जैसे वो मलंग वरंग नहीं घूम रहे हो तो बड़ी अजीब सी हालत होती है उनकी, दैट इज कॉल्ड शैबी, यानी कि खराब होना, इन सिंपल वर्ड्स। तो और थिसॉरस क्या होता है? बेसिकली एक डिजिटल डिक्शनरी टाइप की चीज होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जब बस एकदम से ट्रैफिक में, उसमें बस रुकी, तो क्या हुआ कि उसकी जो शैबी यानी अजीब खराब सी जो किताब थी वो एकदम से बाहर निकल आई। तो अब थिसॉरस इज अ नाउन और शैबी उसको डिफाइन कर रहा है, तो शैबी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। फिर आपके पास है मिस्टर फ्रेडरिक एंग्रीली stamped out of the fire that the local hooligans had started on his veranda। अब मिस्टर फ्रेडरिक जो है एंग्रीली स्टैम्प्ड आउट का मतलब गुस्से से, मतलब निकलना, ऐसे धक्का मारते हुए सबको निकलना बाहर। जैसे समझे क्राउड में आप खड़े हैं और आप इसको सबको हटा हटा के धक्का दे दे के आप बाहर निकल लो, तो वो उसको कहते हैं स्टैम्प्ड। अब कैसे स्टैंड, कैसे निकल रहा था? एंग्रीली, गुस्से में। ठीक है। अब उस एंग्रीली तो आपके पास हाईलाइटेड नहीं, हाईलाइटेड आपके पास स्टैम्प्ड है, तो स्टैम्प बेसिकली आपके पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। वो निकल रहा था उस रश में से। ही इज अ फास्ट लर्नर, अब आपके पास आ गया इज क्या है? इज पे ही है ना ये, आई गेस इज बोल्ड, आई डोंट नो इज है या, आई थिंक ये इज ही है। अच्छा, अगर नहीं भी यही वैसा हाईलाइटेड लग रहा है, इज का मतलब होता है होना। ही इज अ फास्ट रनर, कि वो फास्ट रनर है, यानी होना, कोई चीज होना। तो होना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्ब, वर्ब में ही आता है ना, तो यानी इज भी क्या है आपके पास? वर्ब है। फिर आपके पास है लेटर दैट समर शी आस्क्ड हरसेल्फ व्हाट वाज आई थिंकिंग ऑफ। यहाँ पे आई गेस आई इज द वर्ड, और आई क्या होता है आपके पास? प्रोनाउन, सिंपल।
यानी तो कोई नाम होगा, उस नाम की जगह आई लिखा हुआ, यानी अब जैसे मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं आई बोलूंगी नहीं, अपना नाम लूंगी, आई बोलूंगी तो यानी प्रोनाउन यूज करूंगी। उसके बाद शी थॉट दैट 20 zucchini plants would not be enough, so she planted another 10। इसमें आई गेस इसमें शी है, ये क्या है, मुझे इस वाले में 8 वाले में अगर आप लोगों के पास हाईलाइटेड है तो कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा वर्ड हाईलाइटेड है? इसमें तो शी है, इसमें ऑल्दो है। शी इज प्रोनाउन, वी नो दैट, ठीक है। यहाँ पे द भी है शायद, आई मुझे सही से समझ नहीं आ रहा कि ये हाईलाइटेड है कि नहीं। ऑल्दो क्या है आपके पास? मुझे जो है आप लोग ये 8 वाले का पहले बताएं कि इसमें क्या चीज आ रही है। इज वुड निकला है विल से, ठीक है। विल क्या होता है? फ्यूचर टेंस का जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। सॉरी, विल इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर, तो वुड विल से ही निकला है, यानी इसकी सेकंड फॉर्म होती है वुड, विल वुड। तो अब वुड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो यानी ये बेसिकली वर्ब्स में नहीं आता, इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम कहते हैं, बट इनकी फैमिली किसकी है? वर्ब की है, तो मैं इसमें वर्ब लिखूंगी। फिर ऑल्दो क्या है? अब ऑल्दो देखो, पहले मैं सेंटेंस को पढ़ती हूँ। ऑल्दो शी गेव hundreds of zucchini away, the enormous mound left over frightened her। कि उसने बहुत ज्यादा जुचीनी जो है वो अलग कर दिए। जुचीनी एक प्लांट होता है, उसने वो प्लांट्स हटा दिए, बट स्टिल उसके बावजूद इतने सारे रहते थे कि वो डर गई। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, ठीक है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को इन्होंने ऑल्दो से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऑल्दो नहीं होता तो होता कि शी गेव 100 of zucchini away, the enormous mound left over frightened her। या तो मैं यहाँ पे लगाती बट द enormous amount लेफ्ट ओवर frightened her, या मैं क्या लगाती? अच्छा, कॉमा से ये नहीं डिफाइन हो रहा कि दो सेंटेंसेस को हमने एक है, तो कॉमा इज नॉट अ कंजंक्शन, सही है। कॉमा में आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, the enormous mound left over frightened her, although she gave 100 of zucchini away, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी although ने बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन ही किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बीच में ही आए। जैसे ऐसे में अगर मैंने बिकॉज वाला जुमला बोला था तो मैं बोलती कि बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना। दोनों सेंटेंस अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। या अगर मैं इसको बोलूँ कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ बिकॉज बीच में आ गया, लेकिन दोनों में सेंटेंसेस तो ज्वाइन बिकॉज नहीं किया, तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली कंजम्पशन। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।